कोयल लकी से मिलने के लिए अपने साथ एक किराए का गुंडा भी ले आई थी। लेकिन जब वो उसके साथ रिहर्स कर रही थी तभी हिमांशी और पूजा भी उसके पास पहुंच गए। फिर जब कोयल को लगा कि वो उनके सामने रिहर्स नहीं कर पाएगी तो उसने हिमांशी और पूजा को सारी सच्चाई बता दी। उसने लकी का नाम भी बता दिया। पूजा नाम सुनकर चौंक गई, लेकिन हिमांशी ने इसी बीच में उसे रोक दिया। अरे वो देखो, वो आ गया। तभी पूजा की नजर दूर से आते हुए लकी के ऊपर पड़ी। उसने लकी की झलक देखी और फिर हिमांशी की तरफ मुड़कर धीरे से कहा। हिमांशी ने जब लकी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। बहुत दिनों बाद वो किसी से मिलने के लिए बाहर आई थी और अगर वो लड़का लकी था तब तो ये हिमांशी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। धीरे धीरे लकी हिमांशी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसका मन दूर से देखने में ही काफी भारी नजर आ रहा था और उसकी भौहें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जटिल चिंतन में खोया हुआ था। हिमांशी, लकी ने उसे आवाज देते हुए कहा। हिमांशी, जिसने कि अभी तक अपनी गर्दन फेर ली थी, उसने जैसे ही लकी की आवाज सुनी तो फिर से लकी की तरफ देखने लगी। वो शांत आंखों से लकी की तरफ देखे जा रही थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे और कई सारे मलाल साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में एक तरह की बेबसी भी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में लकी के लिए प्यार नजर आ रहा था। अरे ये लड़की जिस लड़के को पसंद करती है वो तो एक नंबर का फटीचर निकला। इतनी सुंदर लड़की और ऐसा लड़का। उस गुंडे ने झाड़ियों के पीछे से छुपी कोयल से कहा। वो दोनों ही पीछे जाकर छिप गए थे। अबे तेरी आंखें या पंडित का हॉर्सोस्कोप, ऐसे देखकर तू कैसे बता सकता है ये कौन सा टीचर है? कोयल ने कहा। और फिर जैसे ही उसने लकी को देखा तो वो खुद अपनी जगह पर जम गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लकी वहां पर कैसे हो सकता था। कोयल उसे देखकर अपने मन में यही सोच रही थी कि लकी ने उसे झूठ बोला कि वो उससे सुबह 9 बजे नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर वो उसे हाँ कर देता तो फिर इस लड़की से वो नहीं मिल पाता। कोयल के दिल में अचानक से मानो दर्द सा उठने लगा। वो समझ गई कि लकी हिमांशी से ही मिलने आया था, लेकिन फिर कोयल के मन में और एक सवाल गूंजा कि क्या वो हिमांशी से प्यार करता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लकी मेरे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता। कोयल ने अपने आप से कहा। ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो कोयल से इतनी अच्छे से पेश आता था, तो फिर वो किसी और के साथ कैसे जा सकता था? कोयल का दिल बौरा गया था और उसका दिमाग चक्री होने लगा था, लेकिन जैसे ही उसे हिमांशी और लकी के बीच का रिश्ता ही समझ नहीं आ रहा था। तुम आ गए? हिमांशी ने अपनी आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वो वैसे तो लकी को देखकर हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में उसे रोना आ रहा था। हाँ आ गया, तुम ठीक हो? लकी ने हिमांशी की दर्द भरी आंखों में देखकर पूछा। उसका दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ देख रहा था। वो हिमांशी को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। हाँ मैं अच्छी हूं, हिमांशी ने रोककर हंसते हुए कहा और फिर अपनी आंखें पोंछते हुए बोली। मुझसे मिलने के लिए थैंक यू लकी। पहले तो हम लोग थोड़ी देर इधर बैठते हैं और फिर सीधा ना यहाँ से लंच के लिए निकल जाएंगे। हिमांशी अपनी आवाज को काबू करने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने लकी को देखा तो उसकी आवाज ना सिर्फ लड़खड़ाने लगी, बल्कि एक पल के बाद वो चौक सी हो गई। जब लकी ने उसे इस हाल में देखा तो उसका खुद का गला एक पल के लिए चौक हो गया। वो बहुत परेशान महसूस कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया था। नहीं था, उसने कोयल बचाने के लिए आगे आने लगा। वो कोयल के पास आने ही वाला था कि अचानक से उसके दिमाग में एक बात कौन थी। उसे हिमांशी की कही बात याद आ गई जो उसने उससे अभी थोड़ी देर पहले कही थी। लकी पलटा और हिमांशी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में देखते ही समझ गया कि हिमांशी जिस लड़की की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कोयल थी। ये देखते ही लकी के मन में कोयल के लिए और ज्यादा नफरत पैदा हो गई। वो उसे गुस्से से देख रहा था और उसने हिमांशी की तरफ देखते हुए कहा। हम दोनों के बीच में जो भी था ना वो अब सेटल हो चुका है। मेरी गाड़ी आने वाली है और मैं जा रहा हूं, उसने कहा और पलट कर निकलने लगा। अरे चलना जाने मन, इतना नखरा क्यों दिखा रही है तू? वो गुंडा अभी भी उस खेल को उसी तरह खेल रहा था और कोयल को परेशान करने की भरसक कोशिश में लगा था। लेकिन इधर कोयल ने जैसे ही देखा कि वो बिना
उसको देखे ही वापस जा रहा है तो उसकी सांसें फूल गई। उस आदमी को भी इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वो जोर से चिल्लाया, अरे मैं इस लड़की को अपने साथ होटल ले जा रहा हूं। वहां मैं इसे अपने साथ अपने बिस्तर पर ले जाऊंगा। सुन रहे हो ना सब? क्या बात है, मैंने ठीक से नहीं किया क्या? अरे मैडम, आप इतनी जोर से भागते हुए आई, फिर मैं आपके पीछे आया, वो ही किया जो आप बोली थी। जब उस आदमी ने देखा कि लकी वहां से जाने लगा तो उसे खेल समझ में नहीं आया। लकी उसकी आंखों से दूर निकल गया था। उस आदमी ने कोयल को छेड़ा और कोयल ने घूमते ही उसके गाल पर एक तमाचा मार दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कोयल लकी को मना पाती या वो उससे मिले बिना ही चला जाता? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। आपको जो लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सुनते रहिए इंस्टामिली ने सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी हिमांशी से मिलने के लिए पहुंच चुका था और इधर कोयल झाड़ियों के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। ना सिर्फ हिमांशी ने अपने मन के सवाल उससे पूछ लिए थे, बल्कि उसने कोयल से जुड़े हुए मसलों को भी क्लियर कर दिया था। जब कोयल ने सुना कि लकी उसे पसंद नहीं करता था तो वो बिफरी हुई झाड़ियों से बाहर आई और लकी के पास आने लगी। इतने में उस गुंडे ने भी अपना खेल शुरू कर दिया। लकी को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब क्या हो रहा था, इसलिए वो कोयल से मिले बिना ही वहां से चला गया। इधर गुस्साई कोयल ने उस आदमी को बुरी तरह से पीट डाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोयल उसे मार क्यों रही थी। जब कोयल के हाथों ने रुकने का नाम नहीं लिया तो उस आदमी को भी उसके ऊपर गुस्सा आ गया और उसने भी पलटकर कोयल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने उसे इतने जोर से मारा कि वो नीचे गिर गई। साली, तू पैसे दे रही है तो क्या कुछ भी करेगी? हाँ, मैं यहाँ तेरी मदद करने के लिए आया था और तू मुझे मार रही है। नाश्ते में बारूद खाकर आई है क्या? उस आदमी ने उसे और एक बार थप्पड़ जड़ते हुए कहा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था मानो उसने कोई मक्खी खा ली हो। ऐसा नहीं था कि वो हिमांशी और लकी की बात नहीं सुन रहा था, उसे भी सब कुछ समझ तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चुप था। पर जब कोयल ने अपनी हद पार कर डाली तो उससे भी रहा नहीं गया और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, साली, उस भोले भाले लड़के को फंसाना चाहती है। मैंने भी अपनी कानों से सुना वो तुझसे नहीं बल्कि राधिका को पसंद करता है। कितनी घटिया लड़की है रे तू। तुझे ये झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही कि तुझसे प्यार करता है वो? पूरे बाजार में ऐसे ढिंडोरा पीट रही है जैसे तूने उसे खरीद लिया। तेरे जैसी लड़की से तो कुत्ता भी प्यार ना करे, उस आदमी ने कहा और फिर अपनी भड़ास पूरी हो जाने के बाद बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गया। कोयल अपनी जगह से उठकर वहां पर खड़ी हो गई। अब उसे समझ आ रहा था कि वो मुगालते में जा रही थी। लकी उसे नहीं बल्कि राधिका को पसंद करता था। जब उसके पास कोई और चारा बाकी नहीं रहा तो वो भीगी आंखों के साथ जिंदा लाश की तरफ तालाब के पास निकल गई। अभी कोयल के साथ जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर हिमांशी ध्यान नहीं दे पा रही थी। जैसे ही उसकी आंखों के सामने से लकी चला गया तो उसकी आंखों में फिर से वही आंसू आ गए थे जो उसने लकी के सामने बड़ी मुश्किल से रोक रखे थे। एक एक करके उसके आंसू उसके गालों के ऊपर ढुलकते जा रहे थे। उसे पूजा ने संभाल रखा था, वरना वो तो पागल हो जाती, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर की कंपन को रोक नहीं पा रही थी और बेतहाशा रोए जा रही थी। पूजा को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वो उसी तरह से रोती रही तो शायद उसके पेट की अतड़ियां बाहर आने लगेगी। पूजा ने उसकी पीठ सहलाई और धीमी आवाज में उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी। उसे पूरी उम्मीद थी कि हिमांशी उस लड़के को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। इधर लकी भी स्टेशन आ चुका था। उसने अपनी जयपुर की ट्रेन पकड़ ली थी। वो जानबूझकर ट्रेन से जाना चाह रहा था और साथ ही बस में सफर करना चाह रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएगा जाएगा तो उसे से ज्यादा लोग मिलेंगे और वो उन लोगों से राधिका के बारे में बात कर पाएगा। अब लकी ने अपनी खोज शुरू कर दी थी। वो घूमे जा रहा था और लगभग 4 घंटे के सफर के बाद वो जयपुर पहुंच गया। जब वो अपने आसपास लोगों को देख रहा था तो उनसे राधिका के बारे में बात किए जा रहा था। वो उन्हें राधिका की तस्वीर दिखाकर पूछ रहा था कि क्या किसी ने उसे देखा है। सफर के दौरान वो ये बात भूल ही गया था कि वो बिना कुछ खाए ही घर से बाहर आ गया था और उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। उसे भूख लग रही थी और इसलिए उतरते ही वो आसपास खाने की दुकान ढूंढने लगा। वो जब आगे चलता जा रहा था तो उसे किसी चीज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने देखा कि पास में ही बहुत ही छोटा सा ठेला खड़ा था और ये खुशबू वहीं से आ रही थी। लकी को याद आया कि वो भी राधिका के साथ ऐसी जगहों पर खाना खाने के लिए जाया जाता था। वो अंदर जाने लगा।
और जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा कि एक लड़की ठेले के सामने खड़े एक बूढ़े आदमी से झगड़ रही थी। अरे मैंने तुम्हें पैसा दे तो दिया था, अब तुम जाते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या और पैसे चाहिए? उस लड़की ने, जिसने एप्रॉन पहना हुआ था, उसने उस बूढ़े आदमी को फटकारते हुए कहा, नहीं, रोटी के 30 रुपए हुए, सब्जी के 110। मैंने आपको 200 रुपए का नोट दिया था, आपने मेरे को सिर्फ 50 रुपए ही वापस किए। मेरे 10 रुपए अभी भी आपके पास ही हैं। उस आदमी ने उस लड़की से कहा, अच्छा, मैंने 60 रुपए दिए थे आपको, एक 50 का नोट और एक 10 का सिक्का, पर आपने उसे कहीं गिरा दिया होगा, आपको याद नहीं रहा होगा, और आप कह रहे हैं कि मैंने आपको पैसे नहीं दिए। अरे नहीं दिया है तभी तो आया हूं बेटी। अब मेरे जेब में थोड़ी ना कोई छेद है जो सिक्का गिर जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर नोट भी गिर जाता, लेकिन नोट तो मेरी जेब में है ना। अरे बाबूजी, अब चलो ये पकड़ो 10 का नोट और मेरा दिमाग खाना बंद करो, जाओ यहां से। 10 रुपए के लिए रो रहे हैं। उस लड़की ने उस आदमी की तरफ चिढ़ते हुए कहा और एक 10 रुपए का नोट बढ़ा दिया। क्या कहा? मैं रो रहा हूं? मैं तुझसे कोई भीख नहीं मांग रहा, अपने हक के पैसे मांग रहा हूं। जो मेरा है वो मांग रहा हूं तुमसे। रो तुम रही हो 10 रुपए के लिए। अरे बाबा जाओ ना, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? तुम कर रही हो दिमाग मेरा खराब। एक बूढ़े आदमी से किस तरह बात करते हैं, इस चीज की तमीज ही नहीं है। एक तो मैंने पहले ही आपको पैसे दे दिया है, ऊपर से आप मुझे तमीज सिखा रहे हैं, ज्यादा बकवास करने की। अरे अंकल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? लकी ने बीच में आते हुए कहा और उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लिया। अरे छोड़ो मुझे, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? इसे क्या लगता है 10 रुपए के लिए कुछ भी कर लेगी? ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक बूढ़े आदमी से कैसे बात की जाती है, इस बात की तमीज ही नहीं इसे। मैं भी पुलिस को फोन लगाता हूँ। वो आदमी उस लड़की से बदला लेने के लिए पागल हो गया था और उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाल लिया। अरे जाओ जाओ, पुलिस को बुलाना है तो बुला लो, मिलिट्री को बुलाना है तो मिलिट्री को बुलाओ। मैंने यहाँ साफ लिखा है कि काउंटर छोड़ने से पहले खुले पैसे देख लें। आपने नहीं देखी, ये आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। बूढ़े हो तो जो मुंह में आएगा बोलोगे क्या? उस लड़की ने उस बूढ़े के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। दोनों के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा था। लकी को लग रहा था कि अब तो बात हद से पार हो रही थी, इसलिए उसने बूढ़े के सामने आकर कहा, अरे अंकल, आप इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों उसके चक्कर में अपना खून जला रहे हो? आपको 10 रुपए बाकी थे ना, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं। आप इस मामले को जाने दो यार, छोड़ो। लकी ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूं मैं? मैं ऐसे बदतमीज लोगों को ना छेड़ता नहीं हूं। ये जिस तरह से मुझसे बात कर रही है, मैं अभी से बता देता हूं कि मैं कौन हूं। उस आदमी ने कहा और फिर से अपने फोन पर नंबर लगाने लगा, लेकिन इतने में लकी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अरे अंकल, 100 के बजाय 50 ले लो बस, छोड़ो उसे, जाने दो। लकी ने कहा। उसे खुद भी बहुत भूख लगी थी और अब उससे इन दोनों की ये बहसबाजी ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नहीं, मैं तो नहीं। कितने बोले तुमने? उस आदमी ने लकी की तरफ देखते हुए कहा, 500 ले लो। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे कोई? देखो, अगर ये बात समझ रहे हो कि मैं लालची हूं और इस लड़की के सामने इस बात को साबित करना चाहते हो, फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। पहले उस बूढ़े ने लकी को देखकर ये बात कही और फिर उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इन दोनों के बीच में कोई समझौता तो नहीं हो रखा, लेकिन फिर उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इधर लकी ने अपनी जेब से 500 रुपए के नोट निकाले और उस आदमी को पकड़ा दिया। ये लो अंकल, मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूं, बस आपके सम्मान को जो ठेस पहुंची है ना, आप ना इसे उसका हर्जाना ही समझ के ले लो, ठीक है? लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। अरे अरे, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है ये तो कोई तुमसे सीखे। ऐसे ही बात की जाती है बुजुर्गों से। देश के धरोहर हैं हम, हमारा तिरस्कार है। उस आदमी ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा। लकी को हंसी आ गई। इसके बाद वो आदमी वहां से निकल गया। तुमको क्या बड़ी थी उस आदमी को 500 रुपए देने की? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? उस लड़की ने लकी को देखा और पूछा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस उसके ऊपर दया आ गई इसलिए मैंने दे दिए, और तुम्हें भी उससे थोड़ा ठीक से बात करना चाहिए था। लकी ने उस लड़की से कहा। अब जाकर लकी ने ठीक से उस लड़की का चेहरा देखा। उसके बाल छोटे छोटे थे और उसका रंग सांवला था। कोई भी उसे देखकर ये कह सकता था कि मेहनत करने की वजह से उसके चेहरे की सारी रौनक उड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक तरह की आग थी जिसके
पीछे का कारण लकी समझ नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर थोड़े से मुहासे भी आ गए थे और उनमें से कुछ घाव भी बन चुके थे। कुल मिलाकर वो काफी गरीब सी दिखाई दे रही थी। मुझे तो मजा आता है ऐसे में लोगों में बात करने में, तुमको क्या है? हाँ? लकी की बात सुनकर उस लड़की को उसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। अरे ठीक है बाबा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। लकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि उस लड़की के साथ कुछ तो दिक्कत थी और उससे बात बात में गुस्सा आ जाता था। मेरे लिए एक थाली लगा दो। लकी ने मेनू देखा और फिर ऑर्डर दे दिया। नहीं लगाऊंगी। उस लड़की ने अपना मुंह फेरते हुए कहा। अरे ये क्या बात हो गई? ऐसे कैसे नहीं लगाओगी? मैंने थोड़े था तुमसे कुछ कहा है, तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? हाँ? लकी को उसके इस एटीट्यूड पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। एक तो उस बूढ़े से छुटकारा दिलवाने में उसने उसकी मदद की और उल्टा वो लड़की उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी। तुमने मेरे लिए किया, ये तुम्हारी इच्छा थी, लेकिन मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाना चाहती, ये मेरी इच्छा है। उस लड़की ने जवाब दिया। लकी ने जो अभी किया था वो उसे अच्छा नहीं लगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ? लकी ने कहा। अब उसे भी उस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो अपना ही नुकसान खुद करवाना चाह रही थी, तो इसमें लकी भी कुछ नहीं कर सकता था। लकी ने आगे उस लड़की से और बात करना ठीक नहीं समझा। वो चलते चलते काफी थक चुका था और उसे भूख भी लग रही थी। लेकिन जब उस लड़की ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो उसने एक टिश्यू पेपर लिया और स्टूल साफ करके उस पर बैठ गया। वो करीब 20 मिनट तक वहीं पर बैठा रहा और इस दौरान 5 से 6 लोग उसके पास खाना खाने के लिए आ गए थे। वो देख रहा था कि वो लड़की उन्हें तो आराम से खाना खिला रही थी, लेकिन जैसे ही वो लकी को देखती तो ना जाने उसे अंदर से क्या हो जाता। लकी थोड़ी देर तक तो वहां बैठा रहा और जब उसे लगा कि अब आगे चला जा सकता है तो वहां खड़ा हुआ और बस की तरफ जाने लगा। लेकिन धूप तेज थी और इस वजह से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने एक आखिरी बार उस लड़की से कहा, अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो क्या अब तुम मुझे खाना खिला सकती हो? अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो लड़की लकी को खाना खिलाती? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी के तालाब के पास से निकल जाने के बाद में कोयल ने भी अपने होश खो दिए थे। ना सिर्फ उसे इस बात से धक्का लगा कि लकी उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि उसे ये बात भी चुभ रही थी कि जिस आदमी को अपने साथ वो लेकर आई थी उसने उसे पीट दिया था। इधर लकी भी राधिका की तलाश में जयपुर आ गया था। उसे भूख लग रही थी और इस वजह से उसकी एक लड़की से लड़ाई भी हो गई। फिर जब लकी को लगा कि वो आगे जाने को तैयार था तो उसने और एक बार उस लड़की की तरफ देखकर खाने के लिए पूछा। उसे लगा कि शायद वो लड़की अब तो शांत हो गई थी। नहीं, चले जाओ यहाँ से। इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हो? क्या लग रहा इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। था तुम्हें कि मैं कुछ खाने के लिए दे दूंगी तुम्हें? मैं अपना खाना ना कुत्ते को खिला दूंगी, लेकिन तुम्हें तो नहीं देने वाली। उस लड़की ने लकी के ऊपर गरजते हुए कहा। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। हाँ, तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हाँ, मैं तुमसे सिर्फ खाने के लिए तो पूछ रहा हूँ और तुम मुझे सुनाई जा रही हो। लकी ने कहा। उसकी बदतमीजी के पीछे की वजह लकी समझ नहीं पा रहा था। निकल जाओ यहाँ से। मैं ऐसे ही हूँ और ऐसी ही बात करती हूँ। हाँ, तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना कि तुम ऐसी क्यों हो, ऐसी बात क्यों करती हो? लकी ने कहा। अरे जाना, दिमाग मत खा। तेरे जैसे लड़के ना मैंने बहुत देखे हैं। पैसों का ना बहुत रौब होता है ना तुम लोगों को। होगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी ना खुल्ला कहती हूँ, ना तो मेरे पास पैसे और ना मैं अच्छी दिखती हूँ। इसलिए तुझे ना जहाँ जाना है जा, और अगर नहीं गया ना तो ये तवा तेरे सिर पे दे मारूंगी। उस लड़की का रूप और रौद्र हो गया था। लकी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो वो दंग रह गया। उसने ना तो उसके पैसे को लेकर कोई बात कही और ना ही उसकी शक्ल पर कोई टिप्पणी की थी, लेकिन जब उसे लगा कि उस लड़की को अपने रूप और पैसों की वजह से लकी से इस तरह से बात करनी पड़ रही थी तो उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। वो ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा था, पर फिर भी लड़की ने उससे कहा तो उसे बुरा लग रहा था। माफ करना, लेकिन मैं आपसे इस तरह की कोई बात नहीं करना चाह रहा था। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट होने के नाते मैं तो ऐसी कोई बात भी नहीं कर सकता। फिर अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। लकी ने तुरंत अपनी तरफ से उससे माफी मांगते हुए कहा। लकी के मुंह से यह सुनकर वो लड़की थोड़ा सा शांत हो गई। उसकी आंखें जो अभी तक कोयल की तरह जल रही थी, अब उसमें सिर्फ धुआं बाकी रह गया था।
तू सच में ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा था? हाँ, उसने लकी से कंफर्म करने के लिए पूछा। अरे सच में मेरी नीयत में कोई ऐसी बात नहीं है यार, लकी ने कहा। फिर ठीक है, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों के कपड़े पर और वो कैसे दिखते हैं ना उसके ऊपर बोलते हैं। लोग जैसा पैदा होते हैं ना वैसे ही दिखते हैं, इसमें भी क्या कर सकता है वो। अब तुम्हारे पास पैसा है तो ये मतलब थोड़ी ही ना कि तुम गरीबों का मजाक उड़ाओगे हैं, उस लड़की ने कहा। और लकी ने भी उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। वो इस दौर से गुजर चुका था जब हर कोई उसके कपड़ों का या वो कैसे रहता था इसका मजाक उड़ाता था। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, तुम मेरी खुद की हालत देखो, ऐसे में मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने की सोच नहीं सकता ना, लकी ने अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने खुद भी बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा वो पैदल चलकर यहाँ तक आया था और धूल मिट्टी में सन गया था। वो खुद अपने आप में एक किसी गरीब इंसान से कम नहीं लग रहा था। बात तो सही कह रहा है तू। जैसे ही उस लड़की ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लकी ने जो कहा था वो अपने दिल से कहा था। उस लड़की ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम क्या मेरा मजाक उड़ाओगे, तुम तो खुद ही फटीचर हो। चलो, अगर मुझे फटीचर कहने से तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया ना तो मैं फटीचर ही सही, ठीक है, लकी ने भी मुस्कुराते हुए कहा और वहां से जाने लगा। अरे जा कहां रहे हो, भूख नहीं लगी तुम्हें, खाना नहीं खाओगे, उस लड़की ने पूछा। अब तुम खिला तो नहीं रही हो तो सोचा निकल ही जाता हूं, लकी ने कहा। लड़की को अब की बार अपने ऊपर शर्म आ गई। उसने लकी के लिए एक थाली लगाई और उसके पास लगी टेबल पर जाकर खाना रख दिया। लकी को उसका यह व्यवहार बहुत अच्छा लगा। शायद वो खुद भी उसे अभी तक गलत समझ रहा था। लकी बैठा और खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला चखा उसे अपनी गरीबी के दिन याद आ गए। उस वक्त भी उसे जब भूख लगती थी तो वो ऐसे ही बाहर खाता था और ये खाना उसे बहुत अच्छा लगता था। क्या बात है, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है और दाल की तो क्या बात ही है, लकी ने कहा। अरे उसमें क्या है, 2-5 दिन लगे मुझे सीखने में और बस फिर मैंने खुद से बनाना शुरू कर दिया। खुद से बनाती गई और सीखती भी गई तो बनाते बनाते अच्छा बनने लगा। वैसे भी आदमी को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ता है ना बाबू साहब। अब अगर वो ना सीखे तो मर ही जाए, उस लड़की ने कहा और उसकी थाली में एक गर्म रोटी रख दी। तुम अकेले ये सब करती हो, बाकी घर वाले कहाँ हैं, लकी ने पूछा। वो देख पा रहा था कि उस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी। जिस उम्र में उसे स्कूल जाना चाहिए था उस उम्र में वो खाना बना रही थी। उसे लगा कि उसके घर वाले बहुत ही लापरवाह थे जो ऐसी बच्ची को अकेला छोड़ दिया था। मेरे घर वाले नहीं है, अकेली हूं मैं, उस लड़की ने थोड़ी सी उदासी के साथ कहा और प्याज काटने लगी। लकी को उसकी बात सुनकर एक बार के लिए लगा कि उसे इस पूरे मसले को उससे सुनना चाहिए था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। उसने एक पल के लिए अपनी नजर दूसरी दिशा में घुमा ली, इसलिए लकी ने भी उससे आगे कुछ नहीं कहा। मिर्ची सही है, उस लड़की ने लकी से पूछा तो लकी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे खाना इतना अच्छा लग रहा था कि वो उंगलियां तक चाट गया था। वैसे दिखने में तुम्हारी भी हालत मेरे जैसी ही लगती है, पर फिर भी तुमने उस आदमी को 500 रुपए क्यों दिए? हाँ, मेरी हालत तुम्हारे जैसी दिखती है लेकिन मैं तुम्हारे जैसा हूं नहीं। मेरे पास ना पैसा बहुत है लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, लकी ने कहा। अच्छा, जेब में 2 पैसा आया नहीं कि उठना शुरू कर दिया है? तुम्हारा हाल देखकर ना मुझे लगता है कि तुम गरीबी हो यार, अमीर का तो कुछ सवाल ही नहीं होता, उस लड़की ने कहा। अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लकी ने पूछा तो लड़की ने ना में अपना सिर हिला दिया और हंसने लगी। हालांकि उसे उस अनजान लड़की के सामने कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत तो नहीं थी। लकी ने आराम से अपना खाना खत्म किया और फिर टेबल से थाली उठाकर एक कोने में डाल दी और उसे पैसे दे दिए। तुम्हारा नाम क्या है, इधर काम से आए हो क्या, उस लड़की ने लकी को खुले पैसे देते हुए कहा। नाम मेरा लकी है और गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया हूं अपनी, लकी ने कहा। अच्छा, नाम तो अच्छा है, वैसे मेरा नाम है कुमारी। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना जल्द मिल जाए तुम्हें, उस लड़की ने कहा। लकी वहां से रवाना हुआ और राधिका की तलाश में जयपुर शहर में घूमने लगा। वो काफी देर तक उसे ढूंढे जा रहा था और लगभग अंधेरा सा हो गया था। लकी को अभी तक राधिका के बारे में कोई खबर नहीं थी। ना रुस्तम ने उसे कुछ बताया और ना ही खुद उसके बारे में वो कुछ पता लगा पाया था, लेकिन फिर भी लकी का उत्साह कम नहीं हुआ। जयपुर छोटा शहर नहीं था
और इसलिए उसे ढूंढ पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। लकी जब वहां से निकला था तो अपने मन में यही सोचकर निकला था कि वो जंग पर जा रहा था। जब राधिका की कोई खबर नहीं लगी तो लकी फिर से स्टेशन के पास आ गया और सोने के लिए कोई होटल ढूंढने लगा। लकी स्टेशन के पास शर्मा होटल में चला गया। लकी ने देखा कि भले ही होटल दिखने में उतना अच्छा नहीं था, पर फिर भी दूसरी जगहों की तुलना में वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए वो काफी ठीक महसूस कर रहा था। लकी शर्मा होटल के रिसेप्शन पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर आया। हेलो सर, क्या आप रूम ढूंढ रहे हैं? एक आदमी ने लकी से मुस्कुराते हुए पूछा। दिखने में होटल के स्टाफ का ही कोई सदस्य लग रहा था वो। शर्मा होटल जयपुर के बड़े होटल्स में से एक था और वो स्टेशन के पास का सबसे बढ़िया होटल था, लेकिन बाकियों की तुलना में उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा थे। जब उस आदमी ने लकी के कपड़े देखे तो उसे लगा कि लकी गलत होटल में आ गया था और वो यहाँ नहीं रुक सकता था। इसलिए उसने सोचा कि इससे पहले कि वो लकी को होटल के चार्ज के बारे में बताए, उससे वो पूछ लेना चाहता था कि वो यहाँ पर रुक पाएगा भी या नहीं। हाँ, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी जेब से अपना आईडी निकालने लगा। अच्छा। वो रिसेप्शन वाला आदमी उसे देखकर थोड़ा जो चौंक गया। उसने लकी को देखा तो उसे लगा कि लकी जोश में था। अगर एक बार उससे यहाँ का रेट सुन ले तो शायद वो खुद ही बाहर निकल जाए। उसके अलावा अगर वो हिम्मत करके यहाँ कोई कमरा ले भी ले तो उसका दम घुट जाता। यहाँ का कमरा काफी महंगा था और इसके अलावा यहाँ सभी पैसे वाले लोग ही आकर रुकते थे। ऐसे में जब लकी ऐसे लोगों के बीच जाता तो मारे शर्म के मर जाता। लेकिन इन सब ख्यालों से परे लकी उस आदमी की तरफ देखे जा रहा था। उसने देखा कि भले ही वो होटल अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा होटल तो वसीम का था। लकी ने जैसे ही उसकी टेबल पर अपना आईडी रखा और बैग उठाने के लिए झुकने लगा तो पीछे से एक आवाज आई, लकी। लकी ने उस आवाज की दिशा में घूमकर देखा तो पाया एक सुंदर सी लड़की उसके सामने खड़ी थी और उसे देखे जा रही थी। उसके लंबे बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। उसने एक सफेद रंग का वन पीस पहना हुआ था और पैरों में 4 इंच की हील्स। उसके पैर काफी पतले थे। वो किसी कमल के फूल की तरह नजर आ रही थी। उसके पास में एक लंबा सा आदमी खड़ा था। लकी को वो देख रही थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर कौन थी वो। लकी, तुम यहां क्या कर रहे हो? जैसे ही उस लड़की ने लकी को पहचान लिया तो वो चौंक गई। तुम श्रेया? लकी ने आखिरकार उसे पहचान लिया था और फिर वो मुस्कुराने लगा। ये श्रेया थी जो स्कूल में उसके साथ पढ़ा करती थी और उसकी क्लास की मॉनिटर भी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसे मिलेंगे। लकी को अपनी ये दोस्त एक अजनबी शहर में मिल सकती थी। वो उसे देखकर हैरान हो गया और फिर तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। स्कूल के आखिरी सालों में बहुत ही गरीब होने की वजह से लकी के साथ उसे बहुत हीन भावना में देखते थे। हर कोई उसका मजाक उड़ाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसका साथ देते। उनमें से एक लड़की श्रेया भी थी। लकी को आज भी याद था कि जब लकी को कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो सीधा श्रेया से ही मदद मांगता था। उसे कोई भी डाउट होता सीधा श्रेया से पूछता। उसकी मदद की वजह से लकी के नंबर अच्छे आते थे और उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। लकी श्रेया के सामने आया और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन श्रेया ने उसकी दिशा में अपना हाथ नहीं बढ़ाया। लकी को ये चीज थोड़ी अजीब लगी और फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। शायद उसके साथ जो लड़का था उसे श्रेया का किसी और के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं था। अब आगे क्या होने वाला था? श्रेया और लकी इतने सालों बाद मिल रहे थे। क्या उनकी मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक भर थी और लकी कल राधिका को ढूंढ पाएगा क्या? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी राधिका की खोज में पूरी तरह लग चुका था। उस लड़की के ठेले पर खाना खाने के बाद वो राधिका को ढूंढने के लिए पूरे जयपुर में घूम लिया, लेकिन उसे अभी तक वो कहीं नहीं मिली थी। इधर शाम को जब वो थक गया तो शर्मा होटल पर कमरा लेने के लिए आ गया था। वहां आते ही उसे अपने स्कूल की एक दोस्त श्रेया मिल गई। उसे पहचानने के बाद वो उसे हाथ मिलाने के लिए गया तो उसने उससे हाथ नहीं मिलाया। क्या बात है, तुम कितनी बदल गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि ब्यूटी पार्लर में पढ़ रही हो। मैं एक पल के लिए तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। स्कूल में जैसे तुम दिखती थी उस श्रेया में और इस श्रेया में जमीन आसमान का अंतर है भाई। लकी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला,
अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं स्कूल में अच्छी नहीं लगती थी? श्रेया ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। लकी ने एक बार के लिए श्रेया की बात सुनकर थोड़ा सा सकपकाते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि ना सिर्फ श्रेया का हुलिया बल्कि उसकी जुबान भी बदल गई थी, इसलिए उसने उसकी तरफ से सफाई देते हुए कहा। अरे मैं तो कहना चाह रहा था कि तुम स्कूल में तो खूबसूरत थी ही, लेकिन अब और ज्यादा खूबसूरत हो गई, यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, क्या बात है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लकी भी इतनी बात करेगा। लेकिन तुम तो दिल्ली में रह रहे थे ना, फिर भी वैसे के वैसे हो जैसे कि पहले थे। श्रेया ने फिर से उसकी टांग खींचते हुए कहा। वो इस तरह से लकी से मिल जाने के बाद काफी खुश महसूस कर रही थी। अब उसकी इस बात का लकी के पास में कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया को आज ये क्या हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि इसके सामने चुप रहने में ही उसकी भलाई थी। अबे तुम कॉलेज में ही हो ना? लकी ने बात का टॉपिक बदलते हुए कहा। स्कूल से निकलने के बाद वो आज तक श्रेया से नहीं मिल पाया था और इसलिए उसे पता भी नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही थी। जैसे ही श्रेया ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में आग सी लग गई। जिस दिन कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट होना था उस दिन श्रेया परेशान पर परेशान हुए जा रही थी। वो अपने साथ एक ऐसा पेन लेकर चली गई थी जिसकी स्याही बार बार फैले जा रही थी। अब इस वजह से वो ठीक से अपना पेपर नहीं लिख पाई और वो मैथमेटिक्स में ही फेल हो गई। उसकी मैथमेटिक्स में कम नंबर आने की वजह से उसके बाकी के पेपर्स भी खराब हो गए और इस वजह से उसके पास जयपुर में ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रह गया। लोग अक्सर उसकी पीठ के पीछे ये बात किया करते कि जो श्रेया हर वक्त लकी को ही सवाल समझाती थी, उसे खुद कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। लकी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया था, लेकिन वो लड़की पागल बन गई। उसने खुद पर ध्यान नहीं दी और लकी पर ध्यान देने लगी। इस वजह से वो वहीं की वहीं रह गई। जब वो अपने दोस्तों से ये बात सुनती तो वो खुद भी मन ही मन लकी को गालियां देने लगती। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस जैसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता था। उसका बड़ा मन था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाए। लोग यहाँ तक कहते कि लकी ने उसकी सीट हड़प ली थी। मैं पिरामिल कॉलेज में पढ़ती हूँ लकी। उम्मीद है तुम्हें नाम सुनकर बहुत खुशी हुई होगी। श्रेया ने भी उसी अंदाज में लकी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक तरह का तंज था जो कि लकी समझ पा रहा था। पिरामिल कॉलेज? ये कौन सा कॉलेज है? लकी ये नाम अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा सुन रहा था। उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, फिर ये किस कॉलेज का नाम ले रही थी वो। ये एक प्राइवेट कॉलेज है लकी। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं तुम्हारी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाई ना। ये सुनकर तुम्हें तो काफी खुशी हो रही होगी ना? अरे ऐसे कैसे बोल रही हो? मुझे खुशी किस बात की होगी श्रेया? मुझे लग रहा है कि तुम शायद कुछ गलत समझ रही हो। लकी ने कहा। वो देख पा रहा था कि उसका मजाक धीरे धीरे अब कड़वा हो रहा था। ये तो वो श्रेया नहीं थी जो उससे बड़ी शांति से बहुत प्यार से बात किया करती थी। हाँ सही बात है। चोर चोरी करने के बाद ये थोड़ी कहता है कि उसने चोरी की और उसे खुशी मिल रही है। श्रेया ने एक और कड़वा ताना उसे मारते हुए कहा। लेकिन लकी ने उसके पूरे भविष्य को बर्बाद कर दिया था और इस वजह से उसके दिल में आग लगी हुई थी। लकी उसकी ये बात सुनकर चुप हो गया। उसे लग रहा था कि श्रेया उसे काफी गलत समझ रही थी। ना सिर्फ वो लकी की बातों का गलत मतलब निकाल रही थी, बल्कि उसे यहां तक लग रहा था कि उसके मन में लकी के लिए ढेर सारा कचरा भरा हुआ था। लेकिन अब लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम कहीं इस होटल में जल्दबाजी में घुस तो नहीं आए? श्रेया ने पूछा। भले ही लकी की उसकी कोई खबर नहीं रहती थी, लेकिन वो हर वक्त अपने दोस्तों से लकी के बारे में जानकारी लेती। उसने सुना था कि लकी अभी भी फटीचर था। ऐसे में उसे इस होटल में देखना श्रेया के लिए एक बड़ा सरप्राइज जैसा था। लकी ने गहरी सांस ली और फिर इधर उधर देखने लगा। श्रेया की कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। होटल में कोई किस लिए आता है? रुकने के लिए आता है ना। मैं भी यहाँ कमरा लेने के लिए आया हूँ। रहने के लिए? लकी एक बार जरा अपने कपड़े तो देखो। तुम छुट्टियों में अपने घर ना जाकर यहाँ जयपुर में क्या करने आए हो यार? तुम यहाँ कोई काम ढूंढने के लिए तो नहीं आए हो ना? मैंने सुना है कि तुम कॉलेज के बाद अपना खर्चा चलाने के लिए इधर उधर पार्ट टाइम भी किया करते हो। बस एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हो? 7 या 8 हजार। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम इससे ज्यादा कमा पाते होगे। वैसे तुम्हें मालूम भी है यहाँ एक दिन रुकने का कितना पैसा लगता है? श्रेया ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए लकी की आंखों में आंखें डालकर
कहा। उसे लकी की ऐसी शक्ल देखकर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। 7,000, 8,000, ये सब तुम क्या बात कर रही हो श्रेया? तुम्हें हुआ क्या है? लकी ने पूछा। एक जमाने में तो श्रेया उससे काफी अच्छे से बात किया करती थी, तो फिर आज वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी? वैसे भी उसे मालूम नहीं था कि लकी विश्राम गेस्ट हाउस में भी रुकने की ताकत रखता था, जो कि यहाँ के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा था। वो खुद तो वहां अंदर तक जाने के बारे में नहीं सोच सकती थी। अच्छा, क्या बात है, तुम तो काफी रिलैक्स लग रहे हो लकी। इसका मतलब तुम्हारे लिए अब 7-8 हजार रुपए कोई मायने नहीं रखते, है ना? तुम अपने मन में सोच रहे होगे कि ये तो काफी सस्ता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये जानकारी दे देती हूँ कि यहाँ का जो सबसे सस्ता कमरा है ना, वो भी 3,800 रुपए का है। तुम चाहो तो वहां जाकर रह सकते हो, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, ठीक है? श्रेया को लग रहा था कि जिस तरह से उसका हुलिया था, उसके हिसाब से वो दिन भर काम ढूंढते ढूंढते थक गया था और इसलिए वो गलती से यहाँ इस होटल में आ गया था। हो सकता था कि उसे होटल के रेट्स का मालूम नहीं हो। तुम दोनों आपस में ही बात करते रहोगे क्या भाई? मुझे भी कोई मिलवाओ यार। जो लड़का श्रेया के पास खड़ा था उसने कहा। उसने एक सफेद रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हिप हॉप सिंगर था। उसके गले में एक मोटी चैन थी और हाथ में उसका रंगीन जैकेट। ये और कोई नहीं बल्कि श्रेया का बॉयफ्रेंड शिवांग था। शिवांग ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। हाई स्कूल में हम दोनों क्लासमेट थे। मैंने बताया था ना कि कोई मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट खा गया, वही लड़का है। ये स्कूल में काफी फटीचर था। कभी कभी तो लंच में सिर्फ ब्रेड लेकर आता, दोपहर और शाम में भी चाय के साथ सिर्फ ब्रेड खाता। इतना गरीब कि इसकी जेब में कॉफी खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, और ये पेपर की बचत कर सके इसलिए पेन की जगह पेंसिल का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा ये कॉपी का 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ता। ऊपर से नीचे तक इसकी कॉपी पूरी तरीके से भरी रहती। अच्छा, तो यही है वो भाई जिसके बारे में तुम मुझसे अक्सर शिकायत करती रहती हो, हाँ? शिवांग ने कहा और लकी की तरफ देखने लगा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से देखा और फिर घिन्न भाव से बोला, आज श्रेया की वजह से ना तुम एक अच्छी जगह पढ़ाई कर पा रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से तुमने कपड़े पहने उसे देखकर लग नहीं रहा कि वहां पर तुम्हारा कुछ ठीक ठाक चल पा रहा है। तुमने श्रेया की सीट खाई और उसके बाद भी तुम्हारे हाल इतने खराब है। तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगता क्या? श्रेया ये? लकी हैरान रह गया था। उसे श्रेया की बातों का मतलब अभी तक समझ नहीं आ रहा था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से श्रेया दिल्ली यूनिवर्सिटी ना जा पाए। खैर जो भी हो, लेकिन अब लकी एक पल के लिए भी उसके पास खड़ा नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो घुमा और फिर से रिसेप्शन पर जाकर खड़ा हो गया। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पे कैसे करोगे, श्रेया ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर शिवांग के साथ जाकर डेस्क पर खड़ी हो गई। हेलो, क्या आप मेरे लिए एक अच्छा कमरा खोल सकते हैं? लकी ने रिसेप्शन पर खड़े आदमी से कहा। ठीक है, मैं आपके लिए एक डिलक्स रूम खुलवा देता हूँ। उसमें किंग साइज बेड है और बाकी सारी फैसिलिटीज हैं। आपका काम हो जाएगा ना? भले उस आदमी को लकी को देखकर थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन फिर भी अब जब लकी ने पूछ लिया था तो उसके पास कहने के लिए और कुछ बचा नहीं था। लकी ने भी उसके बात में तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। सर, रूम रेंट चार्ज 4,000 रुपए पर डे है। उस आदमी ने लकी को बिल दिखाते हुए कहा, अगर ये इतना पैसा दे देगा ना तो मैं समझूंगी ना कि ये इंसान नहीं भूत है। श्रेया और शिवांग लकी के पास आकर खड़े हो गए। फिर श्रेया ने रिसेप्शन पर खड़े उस आदमी से कहा, वैसे सर आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है। आपको कमरा खोलने से पहले आदमी का हुलिया देख लेना चाहिए, ताकि इससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों बच जाए। मान लो अगर सामने वाला इतना किराया ना दे पाया तो आप क्या करोगे? हाँ? उसकी बात सुनते ही वो आदमी भी मुस्कुराने लगा। लकी को लेकिन श्रेया की ये बात चुप गई। वो काफी देर तक उसे घूरता रहा। देख क्या रहे हो, जल्दी से पेमेंट करो। तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ भी लोग लाइन लगाकर खड़े हैं? श्रेया ने लकी की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। लकी को उसकी बात सुनकर काफी हंसी आ गई। लकी समझ गया था कि वो मन ही मन ये मान चुकी थी कि लकी इस कमरे को अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो फिर अब लकी भी उसे दिखा देना चाहता था कि उसके लिए यहाँ का महंगे से महंगे कमरा मूंगफली के बराबर था। लकी ने अपनी जेब से न्यू सिटी बैंक का कार्ड निकाला और उसे टेबल पर रखते हुए बोला, सर आप मेरे लिए यहाँ का सबसे महंगे से महंगा कमरा खुलवा दीजिए। क्या? ये सुनकर तो उस आदमी के भी होश उड़ गए। उसने सोचा कि वो श्रेया और शिवांग को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। अब लकी इसके लिए पैसे दे सकता था या नहीं दे सकता था, उसके मन में यही चल रहा था।
ऐसे में वो यहाँ उसके लिए सबसे महंगा कमरा कैसे खोल सकता था? सर मेरे हिसाब से तो आप अकेले ही हैं ना, तो आपके लिए मैं जो कमरा सजेस्ट। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लकी ने उसे घूरते हुए देखा। वो आदमी एक बार के लिए डर गया। अब आगे क्या होने वाला था? श्रेया के चेहरे का क्या हाल होता जब लकी वहां का सबसे महंगा कमरा खुलवा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब अपने लिए कमरा ले ही रहा था तो उसे अपनी बचपन की दोस्त, लेकिन जब लकी ने उससे बात की तो उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके दिल में लकी के लिए बहुत कड़वाहट थी। श्रेया किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जा पाई थी और इसी चीज का दोष वो लकी को दे रही थी। उसे लग रहा था कि अभी भी लकी वैसा ही फटीचर था और इसलिए वो उसे कमरा लेने से पहले चिता रही थी। लेकिन लकी ने भी रिसेप्शन पर खड़े आदमी को बोलकर अपने लिए सबसे महंगा कमरा खोलने के लिए कहा था। मैनेजर ठिठका तो इतने में श्रेया ने बीच में कहा, लकी तुमने सुना नहीं मैनेजर ने क्या कहा? वो खुद भी तुम्हारे झूठ पर ना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और तुम उसके बावजूद यहाँ पर सबसे महंगा कमरा लेने की बात कर रहे हो। लोग हंसना शुरू कर दें उससे पहले तुम अपना इरादा बदलो, जो मिल रहा है उसे ले लो। बात कर रहे हैं? श्रेया ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है ना कि इस आदमी का दिमाग हो गया खराब। मेरे हिसाब से तो आपको सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इस आदमी को बाहर कर देना चाहिए। कितनी शर्म की बात है ना। इधर से शिवांग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अब उसे आदमी को लकी की बात सुनकर ऐसा एहसास होने लगा कि लकी बेकार में उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसके ऊपर शिकायत करने की सोच रहा था और लकी को इसका भुगतान भी करना पड़ सकता था। लेकिन लकी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसने अपना कार्ड डेस्क पर थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उस आदमी से कहा कि वो इन लोगों की तरफ देखने के बजाय उसका कार्ड उसकी तरफ देखे। अब तो तुम मेरे लिए कमरा खोल सकते हो ना? लकी ने पूछा। लकी तुम सच में अपने आप को रईस तो नहीं मानते हो ना? तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो, अभी जयपुर आए हुए एक दिन हुए नहीं और उसमें भी तुम अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दोगे। इतने बेवकूफ कब से हो गए लकी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसे लड़के का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हो गया। श्रेया ने लकी का वो कार्ड देखा और बोली। उसने उसे ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि लकी सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए पैसा उड़ा रहा था। लेकिन उस आदमी ने वो कार्ड देख लिया और ना सिर्फ देख लिया बल्कि वो उसे देखकर चौंक भी गया। वो वहां रिसेप्शन पर काम करता था और उसने अपने जीवन में ढेर सारे बैंक के ढेर सारे कार्ड्स देखे, लेकिन जैसे ही उसने न्यू सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड देखा तो वो चौंक गया। सर अभी आपके साथ ये जो लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर। ये जो लोग बोल रहे हैं कि आप उस पर प्लीज ध्यान मत दें। आइए मैं आपको हमारे सबसे महंगे और आलीशान कमरे की ओर लेकर चलता हूँ। ये कमरा अपने आप में काफी बड़ा और सबसे बड़े कमरे की चाबी ढूंढने लगा। श्रेया ने उसके मुंह से ये जो सुना उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बीच में उस आदमी की बात को काटते हुए कहा, अरे ये आप क्या बोल रहे हो? श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी इतनी जल्दी इतना कैसे बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाती, शिवांग ने उसे बीच में ही रोक लिया। उसने लकी के हाथ में न्यू सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड देख लिया था और उसे देखते ही उसके दिल की धड़कन एक बार के लिए तेज हो गई। क्या बात है? श्रेया ने हड़बड़ाते हुए पूछा। वो अभी भी कॉलेज में ही पढ़ रही थी और इसलिए उसे न्यू सिटी बैंक के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। अब कुछ मत बोलना, जो भी बोलोगी वो उल्टा ही पड़ेगा। इस आदमी के पास न्यू सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड है और ये उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो करोड़पति होते हैं। ये कोई गरीब फटीचर लड़का नहीं है बल्कि करोड़पति है। और तुम अभी इससे किस तरह से बात कर रही, तुम्हें मालूम है इसके बारे में? अब हम क्या बोलेंगे? शिवांग की आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो लकी की तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं पा रहा था। उसकी बात सुनकर श्रेया को भी काफी झटका लगा। उसे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। लेकिन उसमें गलती उसकी नहीं थी। उसे ऐसा सपना नहीं आ सकता था कि लकी इतने कम वक्त में करोड़पति हो जाएगा। उसने लकी से जिस तरह की बात की थी, अब उसे वो सब याद करके चिंता महसूस हो रही थी। फिर उसने शिवांग की तरफ देखा और उससे आंखों ही आंखों में समस्या से निपटने का कोई रास्ता निकालने को कहा। शिवांग ने धीरे से उसके कानों में कहा, तुम ऐसे मेरी तरफ क्या देख रही हो? मैं इस सब में क्या कर सकता हूं? शिवांग ने भी श्रेया को घूरते हुए देखा। फिर वो दोनों ही एक झलक लकी की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि लकी उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। शिवांग ने श्रेया के कपड़े धीरे से खींचे और उसे अपने साथ यहां से बाहर ले जाने लगी। वो लोग वहां से
इतनी सफाई से बाहर निकलने लगे जैसे वो कोई चोर हो। वो 1% भी आवाज नहीं करना चाहते थे। वो किसी भी तरह लकी का ध्यान अपनी ओर नहीं दिलाना चाहते थे। लेकिन लकी भी अंधा नहीं था। उसे मालूम था कि वो दोनों उसकी पीठ के पीछे क्या कर रहे थे। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो उन दोनों से कोई बहस नहीं करना चाहता था। नहीं, उस कमरे की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो पहले बोला था वही दे दीजिए, लकी ने रिसेप्शन पर खड़े आदमी से कहा। ठीक है सर, मैं आपके लिए रूम खुलवा देता हूं, उस आदमी ने कहा और उसके हाथ में से कार्ड लेकर मशीन में डाल दिया। फिर अचानक से उसने अपना सिर ऊपर उठाया और लकी की तरफ देखते हुए बोला, माफ करना सर, लेकिन आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। अब तक श्रेया और शिवांग बाहर नहीं निकले थे। दरवाजे का हैंडल उनके हाथ में था और इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते उनके कानों में मैनेजर के बोल सुनाई पड़े। ऐसा नहीं हो सकता, आप एक बार और ट्राई करके देखिए, लकी ने कहा। वो जानता था कि अभी कल ही उसने अपना कार्ड इस्तेमाल करके ट्रेन का टिकट बुक किया था। ऐसे में इतनी देर में उसका कार्ड बंद कैसे हो सकता था? नहीं सर, मैंने चेक करके देख लिया, 3 बार लगा चुका हूं, लेकिन आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपका अकाउंट लॉक हो चुका है। क्या आपके पास किसी और बैंक का कोई कार्ड है या फिर किसी दूसरी तरह का पेमेंट करना पसंद करेंगे आप? उस आदमी ने फिर से वो कार्ड अपनी टेबल पर रखकर लकी की तरफ सरकाते हुए कहा, 1 मिनट रुकना, लकी ने कहा। लेकिन उसके पास सच में कोई और कार्ड नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और न्यू सिटी बैंक के मैनेजर शशिकांत को फोन मिलाने लगा। इधर जैसे ही श्रेया और शिवांग ने देखा कि लकी का कार्ड काम नहीं कर रहा था तो वो दोनों रुक गए। हेलो शशिकांत जी, हाँ ये मेरा कार्ड के साथ क्या दिक्कत हो गई, ये काम नहीं कर रहा? हाँ लकी सर, मैं आपको बताना भूल गया। असल में मेरे पास ना अभी 2 घंटे पहले मैसेज आया था। वो मैसेज आपकी फैमिली की तरफ से आया था जिसमें आपके खातों को फ्रीज कर दिया जाए, ऐसा बोला गया था, इसलिए। शशिकांत ने लकी से कहा। अब लकी उसकी बात सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिर से उसके परिवार वालों ने उसका कार्ड क्यों बंद करवा दिया। आपको कमरा चाहिए क्या सर? इधर से रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने पूछा। मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज, लकी ने कहा। वो रुस्तम को फोन लगाकर पूछना चाह रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, लेकिन इससे पहले वो रुस्तम को फोन मिलाता उससे पहले खुद रुस्तम ने उसे फोन लगा दिया। लकी ने फोन उठाया और सारा मामला पूछा तो रुस्तम ने कहा, लकी सर, बात ऐसी है कि राधिका मैडम को ढूंढने में आपका जो बड़ा पैसा इस्तेमाल हो रहा है ना, परिवार उससे नाखुश है। इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि मुझे और आपको, हम दोनों को ऐसी फालतू चीजों में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। वो मुझे बोले कि दिल्ली में अपनी फैक्ट्री पर ध्यान देना चाहिए और बोर्ड की जो मीटिंग्स है उसे लीड करनी चाहिए। वो लोग आपसे भी यही चाहते हैं कि आप फिर से काम में आ जाएं सर। अगर आप दोबारा काम पर नहीं आए तो वो लोग आपका पैसा इस्तेमाल नहीं करने देंगे आपको। अच्छा, बेकार का काम। राधिका को ढूंढना निकलना इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी काम है। अब अगर मेरा परिवार ये सब बेकार की काम मुझे बताने लगेगा तो मैं क्या करूंगा? लकी ने रुस्तम की बात तो सुन ली थी, लेकिन उसे सुनते ही उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। लकी सर, आप तो जानते हैं ना कि जो भी डिसीजन है वो बहुत सोच समझ कर लेना है आपको। अब अगर आप इस तरह राधिका मैडम की तलाश में घूमते रहे ना, तो मैं और ना ही आपके परिवार का कोई आदमी आपकी मदद कर पाएगा। अगर आप वापस आ जाओगे और मुझसे उन्हें ढूंढने को कहोगे तो मैं उन्हें अपनी पूरी कैपेसिटी से भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब या तो आप खुद ही उसे अपने हिसाब से ढूंढ लें या फिर वापस आ जाइए, वो खुद ही आपके पास आ जाएंगी। रुस्तम जी, लेकिन आपकी सलाह का शुक्रिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने हिसाब से न राधिका को ढूंढ लूंगा। धन्यवाद, लकी ने कहा। ठीक है सर, मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द राधिका मैडम को आप ढूंढकर उन्हें अपने साथ ले आए। हो सकता है कि इस बार हम आपकी इस सब में कोई मदद नहीं कर पाए। रुस्तम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। लकी ने भी एक गहरी सांस ली और फिर फोन काट दिया। लकी, क्या हुआ? क्या बात हुई और किससे बात कर रहे थे? श्रेया इधर फिर से शिवांग के साथ आकर उसके पास खड़ी हो गई। भले ही उसे राधिका और परिवार जैसे शब्द ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो इतना तो समझ ही गई थी कि अब लकी कमरे का किराया नहीं दे सकता था, और इस बात की उसे सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। लकी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जेब में और अपने बैग में देखने लगा कि उसके पास कितना कैश रखा था। उसने अपना वॉलेट चेक किया, लेकिन उसके पास में सिर्फ 3000 रुपए ही थे। उसे अपने मन में इस बात का मलाल हो रहा था कि उसे वक्त रहते और पैसा निकाल लेना चाहिए था। सॉरी भाई साहब, मैं कमरा नहीं ले पाऊंगा यहाँ पर।
लकी ने कहा और फिर अपना कार्ड उठाकर फिर से अपने बैग में डाल लिया। क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे ये 7,000 8,000 कोई बड़ी बात नहीं है, फिर अब क्या हो गया? और तुम तो यहाँ का सबसे महंगा कमरा लेने वाले थे ना लकी? हाँ श्रेया ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा कि ये सच में न्यू सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड है, लेकिन ये तो नकली निकला बे। इसको इतना मालूम नहीं है कि नकली कार्ड सिर्फ दिखाने के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं होता यार। गजब का आदमी है। शिवांग ने भी लकी की टांग खिंचाई करते हुए कहा, अब यहाँ खड़े हो और किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ऊपर से भगवान आकर तुम्हारा रूम रेंट तो देने वाले नहीं है। अब इससे पहले कि तुम्हें यही लोग ना धक्का मारकर निकाले, तुम खुद ही बाहर निकल जाओ यहाँ से। श्रेया ने इस बार ऊंची आवाज में उससे बात करते हुए कहा। लकी उससे झगड़ा करने की बिल्कुल मूड में नहीं था, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और वहां से बाहर निकलने लगा। उसका ऐसा हाल देखकर श्रेया और शिवांग को काफी हंसी आ रही थी। मैंने तो इससे पहले ही पूछ लिया था कि भाई सच में यहाँ कोई कमरा लेना चाहते हो या नहीं, लेकिन इसको तो मेरी बात सुननी नहीं। पहले तो ऐसे बन रहा था जैसे दुनिया भर का पैसा इसकी जेब में है। फटीचर कहीं का। उस रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने भी लकी को गाली देते हुए कहा और फिर से अपने काम में लग गया। इधर जब लकी वहां से बाहर आया तो उसके मन में यही चल रहा था कि जो भी हो, लेकिन अब राधिका को ढूंढने का काम उसे अकेले ही करना था। हालांकि उसे ये मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने राधिका के साथ जिस तरह का वक्त बिताया था उसके हिसाब से इतना तो बनता था कि वो उसे ढूंढ ले। उसे उम्मीद थी कि भगवान इसमें उसकी मदद करेंगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में राधिका को लकी ढूंढ पाएगा या फिर वो थक हार कर वापस आ जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने अपने लिए सबसे महंगा कमरा खुलवाने की बात तो कर दी थी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे देने के लिए अपना कार्ड आगे किया तो रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने उससे कहा कि उसका कार्ड काम नहीं कर रहा। लकी को पता चला कि राधिका को ढूंढने में हो रहे फिजूल खर्च की वजह से परिवार वालों ने उसका खाता फ्रीज करवा दिया था। साथ ही उससे यह भी कह दिया कि अगर उसे राधिका को ढूंढना था तो ये काम उसे अकेले करना था, और रुस्तम और वसीम भी उसकी कोई मदद नहीं करने वाले थे। श्रेया और शिवांग के बीच में मजाक का पात्र बनकर लकी जब होटल से बाहर आया तो उसे ये चिंता हुई कि उसके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, हे हैंडसम, तेरे को रहने के लिए कमरा चाहिए क्या? जब लकी उस आवाज की दिशा में घूमा तो उसने पाया कि एक आंटी जैसी दिखने वाली औरत अपने हाथ में होटल का बोर्ड लेकर खड़ी थी। लकी को लगा कि अब उसकी जेब में जितने पैसे बाकी रह गए थे उसके हिसाब से तो उसके साथ ही चला जाना बेहतर था। सिर्फ इतने पैसे में वो क्या कर सकता था? हाँ, मुझे कमरा चाहिए, लकी ने कहा। तो चल आ जा मेरे साथ, हाँ? उसने कहा और आगे आगे चलने लगी। लकी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तुझे ऐसा देखकर तो नहीं लगता कि तू जयपुर से? कहां से आया रे तू? और यहाँ क्या लेने आया है? काम के लिए आया या घूमने के लिए? जब वो लकी को अपने साथ लेकर जा रही थी तो उसने बीच रास्ते में उससे पूछा। लकी के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। हर कोई उसे देखकर ऐसा क्यों समझ रहा था कि वो यहाँ काम मांगने के लिए आया था, लेकिन फिर जब लकी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने हाँ कर दिया। तेरा कोई रिश्तेदार है इधर या फिर कोई दोस्त वोस्त? नहीं। गजब है, तू तो बड़ा हिम्मत वाला है रे। ना तो तेरा कोई दोस्त है ना ही तेरा रिश्तेदार, फिर भी तू इधर आ गया। उस औरत ने लकी की तरफ देखा और हंसने लगी। इसके साथ ही वो लकी को लेकर एक छोटी सी गली में आ गई जहां पर बहुत गंदी तरह से लाइट चल रही थी। वहां घुसते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। आंटी, होटल यहीं पर है क्या? लकी ने पूछा। वहां पर काफी अंधेरा था और बीच बीच में छोटी छोटी लाइट चल रही थी, जिसकी वजह से लकी को वहां रहने में थोड़ा सा तो डर महसूस हो रहा था। हाँ, देख क्या रहा है, यहाँ की हालत ऐसी ही है, लेकिन कमरा काफी सस्ता मिल जाएगा तेरे को। 200 रुपए हर रात में तुझे यहाँ एक कमरा मिल जाएगा। सामने ही रेलवे स्टेशन है, जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा है फिर से गाड़ी पकड़ना है और अपने गांव चले जाना है। वैसे ही तेरे पास पैसे नहीं है ना? हाँ, उसने पूछा। जैसे ही उसने लकी की तरफ देखा तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आया था। हाँ है, लेकिन ज्यादा नहीं है, लकी ने कहा। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो औरत उसके पैसे ना चुरा ले। अच्छा, तो तेरे को बताने में डर लग रहा है कि तेरे पास कितना पैसा है? तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं तेरा पैसा चुरा लूंगी, हैं? उस औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा और वो आगे चलने लगी। थोड़ी ही दूरी पर उसे दो और औरतें एक चौराहे पर बैठी हुई मिली। जैसे ही उन दोनों ने उस औरत के साथ लकी को आते हुए देखा तो बोली, क्या बात है,
आखिरकार तेरे को मिल भी गया है? उसने कहा और फिर लकी की तरफ देखकर हंसने लगी। क्या मस्त गबरू है ना। क्या रे, अपनी बहन कैसी लगी रे तेरे को? क्या बात है, इधर धंधा करने के लिए आए क्या? वहां पर बैठे और कुछ लोगों ने लकी को छेड़ते हुए कहा। भले ही लकी को इस चीज का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वो उन्हें देखते ही समझ गया कि वो वही औरतें हैं जो रेड लाइट एरिया में रहती थी। सॉरी आंटी, मैं आपका कमरा नहीं देखना चाहता, मुझे वापस जाना है, थैंक यू, लकी ने कहा। उसे लग रहा था कि यहाँ का हाल ठीक नहीं था और इसलिए वो यहाँ से जल्द निकल जाना चाहता था। अरे तू डर क्यों रहा है? मैं तेरे को इन जैसे लोगों के बीच में नहीं रुकवाने वाली हूँ। मेरी जगह ना काफी साफ सुथरी है, चिंता मत कर तू। उस औरत ने लकी का हाथ पकड़ते हुए कहा। लकी को एक बार के लिए तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसे लगा कि वो सही कह रही थी तो लकी मान गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और वो उसके साथ जाने लगा। वैसे भी वो अपने साथ उसे इतना दूर ले आई थी कि लकी वापस जा भी नहीं सकता था। अगर वो सही कह रही थी और वो जगह सच में रहने लायक थी तो लकी भी वहां रुक सकता था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो औरत उसे और थोड़ा दूर तक लेकर आ गई और उसे एक होटल में ले आई। लकी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसने देखा कि दरवाजे के पास लगे एक सोफे पर 5 से 6 औरतें बैठी हुई थी। वो सब 20 से 30 साल की नजर आ रही थी। उन्होंने भी उसी तरह के कपड़े पहने थे जिस तरह के कपड़े उन लड़कियों के थे जिनसे लकी अभी पहले टकरा गया था। लकी समझ गया कि ये रेड लाइट एरिया था। आंटी, आप मुझे कहाँ? लकी ने कहा और फिर उस औरत की शक्ल देखने लगा। अरे तो उसमें क्या है, मैंने कब कहा कि तुम इन सब के साथ वो करेगा जो बाकी मर्द आकर करते हैं? तुम्हें तो सोने के लिए जगह चाहिए थी ना, तो मैं बस तुम्हें सोने के लिए जगह दे रही हूँ। वहां जाकर एक कमरा खाली है, ले लो, अपनी आईडी दे दो, यहाँ जाओ। उस औरत ने लकी से कहा। नहीं, मैं इससे कोई अच्छी जगह ढूंढ लूंगा, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, सॉरी। लकी यहाँ कैसे रह सकता था और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। अरे मेरे दोस्त, तुम मुझसे परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें इतनी देर से यहाँ तक लेकर आई हूँ, तुम्हें पता भी है कि स्टेशन से यहाँ कितनी दूर है। अब आए हो तो रुक जाओ। उस औरत ने शैतानी नजरों से कहा और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो लकी ने स्टेशन पर देखी थी। नहीं, अब बात ऐसी नहीं कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता या रुकना नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि आपने मुझसे झूठ बोला और आप मुझे यहाँ झूठ बोल कर लेकर आई। अब मैं इस एहसास के साथ यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ, लकी ने कहा। वो वहां से निकल जाना चाहता था। इस वक्त उसके लिए पैसे चिंता नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी वो औरत थी जो उसे जाने नहीं दे रही थी। अबे चिकने, हाँ नहीं बोला मैंने तेरे से सच, तो उससे क्या हुआ? अब तू मेरे दरवाजे पर आ चुका है तो मैं तुम्हें वापस तो जाने नहीं दूंगी, समझा? अब उस औरत ने लकी को अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहा। वो इधर उधर देखने लगी और जोर से चिल्लाई, अरे बाहर आना तो देख, आदमी कितना नाटक कर रहा है, यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। किसकी इतनी हिम्मत जो यहाँ से बाहर जाकर बात करे? हाँ, एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी वो अपने कमरे से बाहर आया। उसके सिर पर बाल नहीं थे, चेहरे का रंग काला था, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, उसका पेट मोटा था और बड़ा सा था और साथ ही उसने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा रखे थे। लकी ने जैसे ही देखा तो वो घबरा गया। वो समझ गया था कि अब वो चोरों की बस्ती में फंस चुका था। यहां से बाहर निकल पाना उसके लिए मुश्किल था। चल चिकने, मैंने तुझे सच नहीं बताया था, ये बहुत दुख की बात है ना। चल अब मैं तेरे को ना असलियत बताती हूँ, उस औरत ने हंसते हुए कहा। उसके बाद उस आदमी ने लकी को देखा और उसके पास आते हुए कहा, देख जाने, अगर तू यहाँ आया है ना तो तुझे इनमें से अपने लिए एक लड़की चुननी पड़ेगी और उसके साथ ना सोना पड़ेगा तेरे को। देख, पैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अब मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा कर। आज रात मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर ले, कल सुबह मैं तुझे चुपचाप इज्जत के साथ बरी कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है ना, तो मैं तुम्हें अभी 500 रुपए देता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। बात सिर्फ पैसों की है तो ले देकर मामला खत्म करो, लकी ने कहा। वो इन लोगों से ना तो बात करना चाहता था ना ही उनके साथ कुछ रुकना चाहता था। अगर वो 500 रुपए देकर अपनी जान छुड़वा सकता तो उसे छुड़वाने में अपनी भलाई नजर आ रही थी उसे। नहीं रे, बात पैसे की नहीं है चिकने, मैंने कब कहा कि बात पैसे की है? बस अपने लिए एक लड़की पसंद कर, उसके बाद सुबह यहां से निकल जा। वो औरत भी अपनी बातों पर अड़ी थी। अच्छा, अब अगर मैं ना करूं तो? या मान लो कि मैं किसी लड़की को पसंद भी कर लूं और उसके साथ सोना और अगले दिन यहाँ से निकलकर पुलिस थाने चला जाऊं और वहां जाकर बोल दूं कि तुम ये सब मामला चला रही हो, तो तुम मेरा क्या कर लोगी? अगर तू ऐसा बोलेगा ना
तो सबसे पहले तो पुलिस तुझे ही डरेगी और वो तुझसे पूछेगी कि चल, वो तो चकला चला रही है, लेकिन तू उस चकले पर क्या करने गया था? उस औरत ने कहा। और फिर उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। ये सुनते ही लकी भी सुन्न हो गया था। वो समझ चुका था कि अब पैसे देकर भी उसका काम नहीं होने वाला। अरे मेरे छोटे लाल, तू मुझे फोकट के 500 रुपए देने के लिए कह रहा है और मैं तुझसे कह रही हूँ कि 500 में एक लड़की उठा ले, पूरी रात मजा कर जा। इन दोनों में से ज्यादा ठीक क्या है? मैं तुझे बता रही हूँ, यहाँ पर जितनी भी बैठी है ना, सब एक से एक टंच माल है। तुझे सीधा जन्नत के दर्शन करवाएंगी, समझा क्या? उस औरत ने कहा और फिर सोफे पर बैठी उन लड़कियों की तरफ देखकर आंख मारने लगी। हे हैंडसम, चल ना, इतना भी क्या शर्मा रहा है? हम तेरी माँ थोड़ी है ना? मुझे मालूम है तू अभी क्या सोच रहा है, लेकिन तू जो भी सोच रहा है ना, गलत सोच रहा है साले। मैं तुझे जुबान देती हूँ कि तू मुझे बस 1 मिनट दे, उसके बाद तो मैं तेरे अंदर के जानवर को ना बाहर निकाल दूंगी। चल एक काम कर, हम 6 के 6 तेरे साथ चलते हैं, तुझे लगेगा तू बादशाह है, बादशाह। अब बोल, क्या बोलेगा? देख नहीं रहा कि सब तेरे पे कितनी मरी जा रही है? अब तू मान जा राजा, जा। उस औरत ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली। वो उसे रिझाने के लिए पूरा जोर लगा चुकी थी। लकी उन्हें देखकर घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो इन लोगों की हाथ नहीं लगना चाहता था। जी नहीं, मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है, मैं जा रहा हूं यहां से। वो जितनी बार सोफे पर बैठी हुई उन लड़कियों को देखता, उतनी ज्यादा उसे उनसे घिन महसूस होने लगती। उसके अलावा वो जिस तरह से लकी से बात कर रही थी, उसकी वजह से तो लकी का सिर ही दुखने लगा। वो यहाँ पर एक पल के लिए अब नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसने उस औरत को अपने रास्ते से हटाया और फिर दरवाजे की तरफ जाने लगा। अबे देख क्या रहा है, पकड़ साले को, उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा। वैसे तो खुद उसने भी अपने कमर से छुरी निकाल ली थी, लेकिन जल्दबाजी में वो नीचे गिर गई। वो आदमी उस औरत का पति था और उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी जैसा नौजवान लड़का इतना जिद्दी हो सकता है। उसने अपना गुटखा थूका और बाहर भागने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने लकी को उसके कपड़े समेत पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू मेरे इलाके में आकर मुझसे लड़ कर ले चला जाएगा यहाँ से? अब यहाँ रुकेगा या मैं इसको बोलकर तेरा काम तमाम करूं? हाँ नहीं, लकी ने धधकती हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा। वैसे भी उसने अपने दम पर दिल्ली की 2 बड़ी गैंग का खात्मा कर दिया था, तो उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं थे। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ छोटा मोटा गुंडा था। लकी ने सोचा कि इससे पहले कि वो उन लोगों के बीच में कुछ शुरू हो जाए, अपनी तरफ से उन लोगों को आगाह कर देना जरूरी था। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे जाने दो, वरना क्या कर लेगा रे तू? हाँ बता। उस आदमी ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उन लोगों के चंगुल से निकल पाता, या फिर आज उसे किसी लड़की के साथ एक बिस्तर पर सोना पड़ता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम। सस्ते होटल के चक्कर में लकी उस औरत के साथ एक अंधेरी गली में आ चुका था। वहां पर जब उसने देखा कि अलग अलग तरह की लड़कियां बैठी थीं, तो उसे एक बार के लिए डर लगने लगा। झांसा देखकर वो औरत उसे अपने चकले पर ले आई थी और जबरदस्ती उसे किसी लड़की के साथ सुलाने की जिद कर रही थी। लेकिन लकी इस चीज के लिए राजी नहीं था और इसलिए वो वहां से बाहर आ गया। लेकिन तभी उस औरत के पति ने उसे पकड़ लिया और उसे गुस्से से देखने लगा। मैं जो कह रहा हूं जाने दो मुझे, वरना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, बता दे रहा हूं। और जो अगर तुझे हम नहीं जाने देंगे तो तू हमारा बिगाड़ के लेगा। साले फटीचर मजदूर, औकात क्या है तेरी बे? हाँ, अगर मैं तुझे यहाँ मारकर जयपुर में कहीं किसी कोने में गाड़ भी दूंगा ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई मेरा, समझा क्या? उस आदमी ने लकी से कहा। अब लकी को उससे बात करने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने बस गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और उस आदमी के चेहरे पर मुक्का जड़ने ही वाला था। लकी के लिए उस आदमी से निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उसे एक मुक्के में भी चित कर सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो उस आदमी के ऊपर हाथ उठाता, तभी पीछे से उसे एक आवाज आई, रुको, जाने दो उसे। जैसे ही लकी ने उस आवाज को सुना तो उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा। उसके साथ ही वो आदमी, वो औरत और वहां खड़ी लड़कियां उस आवाज की दिशा में देख रही थी। दूर से एक पतली लड़की चली आ रही थी
जैसे ही लकी ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कुमारी थी, जो लकी को आज सुबह मिली थी, जिसके यहाँ उसने खाना खाया था। तुझे क्या मतलब है? मैं इसे मारूं, पीटूं, कुछ भी करूं? तू होती कौन है पे रोकने वाली? हाँ, उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। जाने दो उसे। कुमारी ने उसकी बात का बुरा ना माना और वो लकी की तरफ देखने लगी। उसका ध्यान लकी के ऊपर था, लेकिन वो उस आदमी से कह रही थी, सुनो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस आदमी को अपने साथ अंदर ले जाओ, बाकी इस चुड़ैल को मैं देख लूंगी। इतने में पीछे से उस औरत ने आगे आते हुए कहा। क्योंकि कुमारी की शक्ल उसके चकले पर काम करने वाली लड़कियों जैसी थी, इसलिए वो उसे चुड़ैल कहकर बुलाती थी। साली, तेरी इतनी कड़वी जुबान है? पानी की जगह सांप का जहर पीती है क्या? इधर से कुमारी ने भी उसे उसी भाषा में जवाब देते हुए कहा। अरे ओ, तमीज से बात कर, मेरी बीवी है, वरना जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ पे। हाँ, उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिढ़ते हुए कहा और फिर बाकी लोगों को भी उसकी फजीहत करने के लिए आगे बुला लिया। वो सब अपनी अपनी जगह से कुमारी को सुनाए जा रहे थे। साली, अपनी शक्ल तो देख, पूरे मोहल्ले का मोहल्ला खराब कर दिया। बांस मारती रहती है दिन भर और आकर नेतागिरी झाड़ती है। जा जा जा, पहले जाकर अपना थोपड़ा ठीक करवा। शक्ल देख कर ही ना दौरे पड़ जाएंगे। कुमारी ने जैसे ही अपने बारे में ये सब बातें सुनी तो वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने लगी। फिर आखिर में उसने अपनी आंखें उस औरत के पति की तरफ बढ़ाई और बोली, सुन, अगर तूने उस लड़के को नहीं छोड़ा ना, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी तेरी। अच्छा, तू पुलिस को फोन लगा, उससे पहले ही मैं तेरा गर्दन ना काट देता हूं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, नाम बदल देना मेरा। जा जा कर ले। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। अरे काट दो, इतनी देर क्यों कर रहे हो? साली, तुझे बहुत शौक चढ़ रहा है ना नेतागिरी का? हाँ, अभी बताती हूँ। इतने में वो औरत जो लकी को अपने साथ लेकर आई थी, उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोसा और फिर कुमारी की तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कुमारी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कुमारी धक्का खाकर एक तरफ चली गई। अब बोलना पुलिस को, बता। लकी ये सब देखकर और तैश में आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कर पाता, कुमारी फिर बोली, पुलिस के साथ साथ ना मैं अखबार वालों को भी बुला के लेके आऊंगी। तुम यहाँ पर चकला चलाने का ना जो गैर कानूनी काम करते हो ना, और तुमने जो एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया है, अब देखती हूँ कि तुम लोग पुलिस से कैसे बचते हो। साली है? वो औरत फिर से तैश में आ गई और फिर से कुमारी के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार हो गई। चला जा, आना, और एक बार अगर तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, बता रही हूं, थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। फिर तू और तेरा पति सारी जिंदगी ना थाने में सड़ते रहोगे। तुझे क्या लगता है रे, मेरी बीवी तेरी इस थाने की धमकी से डर जाएगी क्या? या तुझे क्या लगता है पुलिस का नाम सुनकर मैं डर जाऊंगा? बच्ची है, बच्ची की तरह रहे। मैं यहाँ कितने सालों से बैठा हूं, मालूम है तेरे को क्या? उस आदमी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। इधर वो औरत भी फिर से कुमारी के ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी। इतने में वो बोली, अच्छा, तो तुम लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता? तो ठीक है, मैं भी पुलिस को बुला ही देती हूँ। वैसे भी तुम ये सब जो गंदा काम कर रहे हो ना, नाम तो खराब हो ही रहा है हमारा। गलत काम जो है, मैं भी देखती हूँ कि तुम किसकी छतरी के नीचे बैठ कर ये सब कर रहे हो। देखती हूँ कि तू कब तक ये सब चगला चला पाता है। कुमारी ने एक सांस में ही कह दिया और फिर लकी की तरफ देखने लगी। एक साथ इतनी बात करने की वजह से उसकी सांसें फूल गई थी, इसलिए फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, आखिरी बार कह रही हूं, छोड़ दे उसे। अगर नहीं छोड़ा ना तो मैं सच में थाने चली जाऊंगी, फिर पूरे मोहल्ले में तेरी थू थू हो जाएगी। भले ही 2-4 दिन जेल में रहेगा, लेकिन उसके पास भी ना तेरी इज्जत पे तो बनी आएगी। लोगों में जो डर बैठा है ना, वो सब निकल जाएगा। फिर धंधा कैसे चलाएगी तू? हाँ, कुमारी ने कहा। लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे ग्रह से आई थी। वो सब जो बातें कर रही थी वो सुनने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उससे किसी का डर जाना ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। ठीक इसी वक्त उस औरत के दिमाग में कोई तरकीब आई। उसने अपने पति को देखा, जो कि खुद भी अब थोड़ा सा शांत नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब मामला और ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे खत्म कैसे करे। छोड़ दे लड़के को,
हाँ, अपनी वजह से पूरी गली का धंधा थोड़ी खराब करेंगे। वैसे भी हमारे कस्टमर्स रेलवे स्टेशन वाले होते हैं और वहां पर इसकी दुकान है। अगर इन लोगों को भड़काना शुरू कर दिया ना तो हमारा काम बंद हो जाएगा। इधर कुमारी लकी को बचाने के लिए जी जान से लगी हुई थी। वो जानती थी कि अपनी जुबान से इन लोगों का धंधा खराब कर सकती थी, इसलिए उसने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था। उस औरत की बात सुनकर उस आदमी ने गुस्से में अपने दांत को भींच लिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए लकी को धक्का देकर उसे छोड़ दिया। जा साले, तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए आज छोड़ रहा हूं। चलो रे, टाइम खोटी मत करो, हमें और काम है। उस औरत ने अपने आसपास खड़ी लड़कियों से कहा, लेकिन अब उसे इस बात का डर था कि इतना सब होने के बाद भी अगर इस लड़की ने पुलिस को बुला लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसने फिर से उसे धमकी देते हुए कहा, अब अगर पुलिस आई ना तो मैं टांग तेरी तोड़ूंगी, समझी? इतना भर कहकर सब लोग वहां से निकल गए। अब गली में सिर्फ लकी और वो लड़की ही बाकी रह गए थे। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं तुम नहीं आती तो क्या हो जाता। लकी कुमारी के पास गया और उसके सामने देखते हुए बोला। उसने अभी लकी के लिए जो किया था उसे देखकर वो काफी प्रभावित हो गया था। चलो, कुमारी ने सिर्फ इतना भर कहा। उसे अंदर से गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसी और फिर वो लकी के गाल पर एक जोरदार जड़ नहीं वाली थी, लेकिन लकी ने उसे पहले ही देख लिया था और इससे पहले कि उसका हाथ लकी के ऊपर उठता, लकी ने उसे बीच में रोक लिया। तुम मेरे ऊपर हाथ क्यों उठा रही हो? लकी ने हैरानी से पूछा। मुझे उस औरत ने मारा है और मुझे ये मारना तुम्हारी वजह से पड़ी है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं इस बात का गुस्सा निकालना चाहती हूँ, तो तुम पे ही निकालूंगी ना। कुमारी ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन लकी ने बीच में ही उसका हाथ रोक दिया। अरे ये क्या बात हो गई? मारा उसने तुम्हें, बदला मुझसे लोगी, ऐसा कैसे? लकी ने भोला सा चेहरा बनाते हुए कहा, मार सकती हूँ और मारूंगी भी। मुझे मार इसलिए पड़ी क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई। मुझे तुम्हारी वजह से इतने लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ी, गालियां खानी पड़ी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब ऐसे में मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? छोड़ो मेरा हाथ। कुमारी ने झटके से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन लकी की पकड़ मजबूत थी। लकी देख पा रहा था कि कुमारी का चेहरा शर्म और झिझक की वजह से लाल पड़ गया था। वो देख पा रहा था कि अगर उसके लिए यहाँ सबसे लड़ने नहीं आती तो शायद उसका ये हाल नहीं होता। इसलिए लकी को लगा कि उसे उसका हाथ छोड़ देना चाहिए। अगर वो उसे मारने में खुश थी तो लकी को भी उससे मार खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो मार लो, खुशी हो जाओ तुम। लकी ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर आंखें बंद करके अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया। कुमारी ने उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई और तड़ाक तड़ाक उसके गाल पर 2 थप्पड़ घसीट दिए। यार, तुमने तो सच में मार दिया। लकी को उसके पतले हाथ के थप्पड़ बहुत भारी लगे थे और वो अपने गालों को सहलाने पर मजबूर हो गया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए कुमारी को देखने लगा। और नहीं तो क्या, मैं अब और लोगों से मार नहीं खा सकती, सुना? उसके ताने नहीं सुन सकती। मैंने ये सब ना बहुत झेला है पहले, और अब मेरे अंदर ना ये सब झेलने की ताकत बची नहीं है। अब अगर कोई मुझे मारता है ना और बदले में मैं उसे नहीं मार पाती ना, तो मैं उस चीज का बदला किसी और से लेती हूँ, कुमारी ने कहा और कहते कहते भावुक हो गई। अचानक से उसके पुराने दिन उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शर्म के मारे उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसके आंसू नीचे जमीन पर गिरने लगे। तुम ठीक हो? लकी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सी बात की वजह से कुमारी का ऐसा हाल हो जाएगा। उसे लग रहा था कि यह सब उसकी वजह से हुआ था। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर वो खुद भी शर्म के मारे रो पड़ा। क्या हुआ? अब मैं रो भी नहीं सकती क्या? ठीक है, कुमारी अब नहीं रोएगी। मैं खूब रो ली। अब कोई मुझे छेड़ेगा या उल्टा सीधा कहेगा ना तो मैं बस हंसूंगी, ठीक है? कुमारी ने कहा और लकी के सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में उसके आंसुओं की चमक ताजा नजर आ रही थी। इसकी वजह से लकी के मन में उसके लिए एक सिंपैथी जाग गई। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर फिर से तुमने मुझे इस तरह से देखा ना, आंखें निकाल लूंगी तुम्हारी। कुमारी ने लकी की तरफ देखा। अचानक से उसकी हंसी गुस्से में बदल गई।
वैसे तुम दोपहर में तो बड़ी बड़ी गप हाँक रहे थे कि 500 रुपये तुम्हारे लिए अमीर आदमी से कोई बड़ी बात नहीं है, वगैरह वगैरह। रईस जाते हो इस बस्ती में कैसे आ गया, बताओ कैसे आ गए यहाँ पे? यार पता है मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो गई, लकी ने हंसते हुए कहा। उसे याद आया कि दोपहर में कुमारी ने यही कहा था, लेकिन अब वो उसे समझाना चाह रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। अबे जाओ, खूब देखे मैंने तुम्हारे जैसे, कुमारी ने कहा। अच्छा तुम वैसे यहाँ कैसे आ गई? लकी ने पूछा। जब से वो यहाँ आई थी तब से लकी के मन में ये बात चल रही थी कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गई। कुमारी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं लोगों को ना अपनी गाड़ी पर काम पर रखने के लिए स्टेशन के पास गई थी, तब मैंने देखा कि ये डाइन तुम्हें मुर्गे की तरह ले जा रही थी। अब तुमने दोपहर में मुझे बकझकाया तो मुझे आना पड़ा, कुमारी ने कहा। लकी ये सुनकर हैरान रह गया था। एक अनजान लड़की उसे इस तरह बचाने आ गई। अब आगे इन दोनों के बीच क्या होने वाला था? क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही उस आदमी ने लकी को पकड़ा और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, इतने में कुमारी उसे बचाने के लिए बीच में आ गई। काफी बहस होने के बाद में उस औरत ने लकी को छोड़ दिया, लेकिन उसने कुमारी को जो थप्पड़ जड़े थे उसका बदला कुमारी ने भी लकी को थप्पड़ जड़ कर निकाल लिया। लेकिन लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे बचाने के लिए आई कैसे थी। कुमारी ने उसे बताया कि वो अपने यहाँ काम करने के लिए नौकरों की तलाश में लगी हुई थी। इधर ये सुनकर लकी हैरान हो गया। हाँ पर तुम छोटी सी खाने की गाड़ी चलाती हो ना, तो फिर तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए लोग? लकी ने पूछा। अच्छा तुमको क्या लगता है कि मैं सिर्फ वो छोटी सी गाड़ी पर ही काम करती हूँ? मैंने अपने लिए ना एक नया ट्रक खरीद लिया है, फास्ट फूड, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का काम शुरू करने वाली हूँ, और ये सारा काम मैं अकेली तो कर नहीं पाऊंगी ना। इसलिए देख रही थी कि कोई आदमी मेरे लिए साफ सफाई या ऑर्डर लेने का काम कर ले, इसलिए मैं स्टेशन आ गई। ओह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का काम करने के लिए कोई तुम्हारे साथ आने को राजी होगा, लकी ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये काम कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, बोलो आओगे? कुमारी ने लकी को घूरते हुए देखा और कहा, लेकिन वो लकी की शक्ल देखकर ही समझ गई कि वो इस तरह का काम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। अरे तो उसमें क्या है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की इस औरत से जो बचाया, वरना तुम्हें बेचकर खा सकती थी ये, और तुम मेरे बदले में मेरा काम नहीं कर सकते हो? हाँ बताओ। लकी के पास एक बार के लिए तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसे लग रहा था कि उस औरत से पीछा छूटने के बाद वो अब कुमारी के चक्कर में पड़ गया था। जिस तरह से वो लकी से बात कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुमारी खुद उसे खाने के लिए दौड़ रही थी। लेकिन लकी इस तरह का काम नहीं कर सकता था, कम से कम इस बारे में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने कहा, देखो पहले मैं काम के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या काम है, किस तरह का काम है, उसके बाद सोचता हूँ कि मुझे ये काम करना है या नहीं। देखो दोस्त, काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें गाड़ी पर खड़े रहना है, ऑर्डर लोगों को देने हैं और पैकिंग वगैरह करनी है। इस काम के लिए मैं हर महीने तुम्हें 3000 रुपए दे सकती हूँ। इसके अलावा तुम्हारा खाना पीना सब मेरे ऊपर, उस लड़की ने कहा। अच्छा, लकी ने अपने मन में सोचा कि इतने से काम का 3000 रुपए वैसे तो ठीक था, लेकिन उसे लग नहीं रहा था कि कुमारी जैसी लड़की उसे अफोर्ड कर सकती थी। हर महीने 3000 रुपए निकालना बड़ी बात थी। हाँ तुम खाना ना खा लेना, और रही बात तुम्हारे रहने की, तो उसी गाड़ी में सो जाना, तुम्हारा किराया भी बचेगा और मेरी गाड़ी की चौकीदारी हो जाएगी, उस लड़की ने कहा। अब लकी के हाथ में पहले से तो कोई काम था नहीं, वैसे भी उसकी जेब में सिर्फ 3000 रुपए बाकी थे, इसलिए काफी सोचने के बाद उसने कुमारी को हाँ कर दी। वो जानता था कि कुमारी अपनी गाड़ी को एक जगह खड़ी नहीं करने वाली थी, और अगर वो ऐसा करती भी तो लकी उसे कह देता कि उन्हें गाड़ी पूरी शहर में घुमानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में खबर लग सके। इसके जरिए वो खुद भी राधिका को ढूंढ सके। अब जब हाँ हो ही गई थी तो कुमारी लकी को अपने साथ घर ले आई। लकी ने पहले तो सोचा कि उसके ट्रक पर ही रह लेगा, लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, उसे कमरे की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए उसने कुमारी की ही बस्ती में एक छोटा सा कमरा 700 रुपए के किराए में ले लिया, और अगले दिन वो कुमारी के साथ उसी गाड़ी पर जाने लगा।
वो लोग पूरे जयपुर में खाने का सामान बेचने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। उनका ट्रक ही उनकी दुकान हो गया था। कुमारी सारा खाने का सामान बनाती और लकी उन्हें बेचने और ऑर्डर लेने का काम करता। उन लोगों का काम अच्छा चल रहा था और हर दिन लोग 3 से 4 हजार रुपए का तो माल बेच ही देते थे। अब एक दिन लकी के हाथ में जो रस्सी बंधी हुई थी वो अचानक से हिलने लगी। शायद उधर से उसकी सासू माँ ने लकी को बुलाने के लिए अपनी उंगली घुमाई थी और इधर लकी की उंगली भी कांपने लगी। लकी की उंगली 2 बार 3 बार दाएं बाएं हुई। वो इसका मतलब समझ गया कि उसकी सासू माँ को मुर्गे की जरूरत थी। लेकिन लकी ने भी अपनी उंगली को कुछ खास तरह से घुमाया जिससे उधर उसकी सासू माँ भी समझ गई कि वो उसे मुर्गा देने के लिए नहीं आ सकता। जैसे ही उसने अपनी उंगली घुमाकर हाथ जेब में डाला ही था कि अचानक से फिर से उसकी उंगली और तेजी से घूमने लगी। वो सासू माँ को बिना बताए वहां से निकला था और इस वजह से वो लकी के ऊपर नाराज हो रही थी। लकी को लगा कि अब उसे ये लाल धागा अपनी उंगली पर से हटा देना चाहिए, इसलिए उसने उसे खोला और चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। जब उसने धागा खोलने के बाद अपनी जेब में डाला तो पाया कि उस पर घाव हो गया था और उसमें से खून आने लगे थे। लेकिन लकी ने अपनी उंगली को पानी से धोया और फिर अपने काम में लग गया। लगभग 10 दिनों के अंदर ही लकी और कुमारी के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। इस दौरान उसे राधिका की कोई खबर नहीं मिल पाई थी। अब एक दिन उसका ट्रक गोपालपुरा चौराहे पर आकर रुक गया। सुबह सुबह की भीड़ के बाद जैसे जैसे दिन सिर पर चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लोगों का आना गाड़ी पर कम होता जा रहा था। लकी ने कुमारी से कहा कि वो ऐसे ही थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर जा रहा है। कुमारी को मालूम था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जा रहा है और अगर उसने अपने मन में ये भी सोच लिया था कि वो दोपहर तक वापस नहीं आएगा तो वो उसके खाते में से 300 रुपए काट लेगी। इधर जब कुमारी ने लकी को दूर तक जाते हुए देखा तो वो अपना मोबाइल लेकर कुछ खाने के लिए बैठ गई। लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास जब कुमारी और अपने खाने और अपने मोबाइल में पूरी तरह खोई हुई थी तो उसे अचानक से पीछे से किसी की आवाज सुनी। ए चारकोल ब्लैक, जल्दी से 2 वेज सैंडविच बना दो। ये सुनते ही कुमारी के दिल में तो मानो आग सी चल गई। उसने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि उसके ट्रक के पास एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। उन्होंने बहुत ही महंगे कपड़े पहने थे और दोनों की आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और लड़की ने भूरे रंग की टोपी। वो आदमी काफी मजबूत नजर आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जिम का कोच या फिर मालिक था। अरे ऐसे क्या देख रही हो, भूख से मर रहे हैं, जल्दी बना दो, उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। हनी, आपको लगता है कि इसके पास खाना ठीक होगा? मुझे ये क्लीन नहीं लग रही है, यू नो, उस लड़की ने उस लड़के के कान में बुदबुदाते हुए कहा। अरे यार, अब यहाँ पर और कुछ खाने को नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें यहीं पर ना खाकर काम चलाना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा बहुत यही खाकर काम चला लेते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर इसके खाने अच्छे नहीं हुए तो इसकी गाड़ी ही उठवा दूंगा। उस आदमी ने उस लड़की की कमर में हाथ डालकर कहा। कुमारी उन दोनों को गुस्से से देखे जा रही थी और फिर उनके लिए सैंडविच भी बना रही थी। उसने तुरंत ही उन दोनों के लिए सैंडविच बना दिया। कुमारी ने उन्हें सैंडविच दिया और बोली, आपका टोटल 120 रुपए हुआ, चलो अगली बार दे दूंगा। उस आदमी ने कहा और अपने सैंडविच लेकर वो लड़की के साथ रवाना हो गया। सुनिए, मेरा बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, इसलिए आप अभी मेरा पेमेंट क्लियर कर दो। वैसे भी इसमें 5 मिनट लगेंगे और मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। कुमारी ने बहुत प्यार से कहा, लेकिन उसके अंदर में बहुत गुस्सा था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ कितना बिजी हूँ? किसी के साथ हूँ और अभी देर हो रही है, वैसे भी इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ, तुम्हारे 120 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। गजब औरत है यार, उस आदमी ने कुमारी को डांटते हुए कहा और वो अपनी बंदी के साथ वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। ये सुनते ही कुमारी के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ उभर आया था और उसने कहा, 1 मिनट रुको, मैं आपकी सैंडविच में ना प्याज डालना भूल गई हूँ, आप जरा सैंडविच देना, मैं उसमें आपको प्याज डाल कर देती हूँ। क्या बात है, सैंडविच बना दिया और प्याज डालना भूल गई, बहुत ही शानदार धंधा चला रही हो तुम, उस आदमी ने कहा और फिर से कुमारी की तरफ सैंडविच बढ़ा दिए। सैंडविच देने के बाद फिर से वो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में चिपक गया, लेकिन कुमारी ने अपना फोन नहीं निकाला। हाँ, अब ये ठीक हो गया। 2 मिनट बाद ही कुमारी ने फिर से उस आदमी को सैंडविच देते हुए कहा। उस आदमी ने फिर से कुमारी को गाली दी और उसके बाद
वो लड़की के साथ वापस आ गया। इधर उनके जाने के बाद कुमारी ने तुरंत अपना फोन निकाला और लकी को फोन मिलाते हुए कहा, कहाँ हो तुम? जल्द से जल्द वापस आओ, मुझे अभी कहीं जाना है। अच्छा जाना है? लकी उसकी बात सुनकर काफी दुविधा में पड़ गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि दिन के इस वक्त कुमारी को कहीं जाना हो, ना ही उसके साथ कोई था जिसके पास वो जा सके। फिर अचानक से कुमारी को क्या हो गया? वो सिर्फ आधे दिन में ही जा रही थी। लेकिन लकी ने हाँ कर दिया और फिर से ट्रक की तरफ जाने लगा। जब वो एक फवारे के पास गया तो कीचड़ होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। गिर जाने की वजह से उसके आधे कपड़े खराब हो गए थे। अब उसके पास इसको साफ करने का और कोई तरीका भी नहीं था। लकी को ऐसे गंदा होकर भी वापस जाना था। इधर कुमारी ने अपना सामान बांध लिया था और वो लकी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो जल्द से जल्द वहां से निकल सके। वो ट्रक के बाहर खड़ी थी और घबराते हुए उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लकी दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इतने में उसे एक लड़का और एक लड़की दोबारा दिखाई देने शुरू हुए। उन्हें देखकर कुमारी की हालत खराब हो गई। उसने अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों के सैंडविच खोले और उसमें बर्तन धोने का साबुन मिला दिया था ताकि वो उसको गाली देने का बदला ले सके। अब उसे लग रहा था कि वो उनके आने से पहले यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन इतने में तो वो दोनों वापस आते दिखाई दे रहे थे। क्यों भाई, जिंदा नहीं रहना क्या तुझे? हाँ, उस आदमी ने कुमारी से कहा। वो अब तक कुमारी के सामने आ चुके थे। उस लड़के और उस लड़की की जुबान सर्फ खाने की वजह से छिल गए थे और उनके मुंह का स्वाद भी खराब हो गया। एक मिनट, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, शोर मचाने लगूंगी मैं। कुमारी ने उस आदमी को घूर कर देखते हुए कहा, लेकिन वो पूरी तरह से घबरा गई थी, इसलिए उसने इस तरह से उन्हें डर से पीछे करना शुरू कर दिया ताकि वो उन दोनों को डरा सके। तेरे पास कोई ऐसा है जिसे तू मदद के लिए बुला सके? जा बुला, जिसे बुलाना हो बुला। हाँ, मैं तुझे ना उन सब लोगों के सामने पीटूंगा और कोई तुझे ना हाथ नहीं लगाएगा, समझी? उस आदमी ने कहा और फिर से कुमारी के पास आने लगा। उसके मुंह में अभी भी सर्फ घुला हुआ था। हनी, पहले आप इसको मत मारो। इसने हमें जो साबुन खिलाया है ना, पहले तो तुम इसे वो साबुन खिला दो। उस लड़की ने कहा और फिर कुमारी के ट्रक में से साबुन और सर्फ का डब्बा उठाने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी को वो साबुन खाना पड़ता या उससे पहले लकी उसे आकर बचा लेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जब कोई ठिकाना नहीं मिल पाया तो वो कुमारी के साथ में उसके ट्रक पर काम करने के लिए आ गया। एक दिन जब वो राधिका को ढूंढने के लिए निकला तो पीछे से कुमारी के पास दो बदतमीज कस्टमर आ गए और उनकी बदतमीजी की वजह से कुमारी ने उन्हें खाने में साबुन दे दिया। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने लकी को बुलाया, लेकिन इससे पहले कि लकी वहां पहुंच पाता वो दोनों लोग फिर से कुमारी के पास आ गए और उसे मारने की धमकी देने लगे। पहले तो हम इसको ना इसी साबुन का स्वाद देते हैं, उस लड़की ने कहा और लड़के को उसकी ये बात ठीक लगी और उस लड़की ने हाथ में साबुन ले लिया। ठीक है, मैं इसका मुंह दबाता हूं और तुम इसके मुंह में ना साबुन डालो। जब तक ये सारा साबुन खत्म नहीं कर देगी ना, तब तक इसे जाने नहीं देंगे यहां से, उस आदमी ने कहा और फिर उसके पीछे जाकर उसका मुंह जबरदस्ती खोलने लगा। कुमारी बुरी तरह से रोई जा रही थी, लेकिन उसके रोने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आदमी उसे देखकर हंसे जा रहा था और फिर उसने अपनी साथ वाली लड़की को देखते हुए कहा, हनी चलो शुरू करते हैं। ये सारा साबुन इसके मुंह में ठूस दो और तब तक खिलाती रहना जब तक साबुन ना खत्म नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया जान, बहुत बढ़िया। उस लड़की ने साबुन लिया और फिर उसे उसके मुंह में ठूस दिया। पूरा का पूरा साबुन एक बार में उसके मुंह में उतार देना चाहती थी वो। साली, हमको साबुन खिलाने चली थी, अब खुद साबुन खा। इससे तो खुद बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से साफ हो जाएगी। इधर कुमारी के मुंह में साबुन जैसे ही जाना शुरू हुआ, उसकी सांसें फूलने लगी, उसकी आंखों में पानी बहना शुरू हो गया और उसके गले में दर्द हो रहा था। वो छटपटा रही थी और अपने हाथ पैर फेंके जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उस लड़की के पेट में एक जोरदार लात मार दी। वो लड़की जोर से चिल्लाई और उसकी लात खाने की वजह से वो नीचे जमीन पर गिर गई। उस आदमी ने कुमारी को धक्का दे दिया और फिर उस लड़की को देखने के लिए उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत जोर से लगी है फिरोज, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ना मत इसे तुम।
उस लड़की ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि कुमारी की सिर्फ एक लात की वजह से उसकी सारी अतड़ियां अंदर तक हिल चुकी थी और वो सब आपस में मुड़ चुकी थी। वो जोर से दर्द के मारे कराह रही थी। खड़ी हो जाओ, लाओ मुझे अपना हाथ दो मुझे। फिरोज ने उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा और फिर उसे अपने पास लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद फिरोज ने गुस्से भरी नजरों से कुमारी को देखा। वो गुस्से में उसके पास आया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। हिलने की जरूरत नहीं है। एक बार तो हाथ लगा लिया है, लेकिन अब अगर हाथ लगाने की कोशिश की ना, बता रही हूं, बस्ती में बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब ना मार मार कर अधमरा कर देंगे तुम्हें, सैंडविच बना देंगे तुम्हारा। कुमारी पीछे की तरफ जाते हुए बोल रही थी। हालांकि ऐसा कोई नहीं था जो कि अभी आने वाला था, लेकिन उसे मालूम था कि अगर उसने खुद को इस वक्त नहीं बचाया तो शायद वो आदमी उसकी जान ले सकता था। अगर उसका तर्क वहां पर खड़ा नहीं होता तो वो कब की वहां से भाग चुकी होती। अच्छा, इससे पहले कि तेरे दोस्त आए ना, सबसे पहले तो मैं तेरे मुंह में ये साबुन ठूस दूंगा, उसके बाद मैं तेरे मुंह पर ना मुक्के मारूंगा, और जब तक मारूंगा जब तक उस साबुन तेरा शरीर के अंदर नहीं चला जाता है। फिरोज ने अपना बड़ा सा हाथ उठाया और फिर उसे कुमारी के सिर पर दे मारा। लकी, जल्दी इधर आओ, जल्दी। इतने में कुमारी ने लकी को आता हुआ देख लिया था। जैसे ही उसकी नजर लकी के ऊपर पड़ी तो वो जोर से चिल्लाई। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। बे, क्या कर रहा है? लकी ने दूर से ही देख लिया था कि एक आदमी कुमारी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। लकी ने उस आदमी की दिशा में भागना शुरू कर दिया। अच्छा जी। इधर फिरोज ने लकी की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। इतने में लकी कुमारी के पास आ गया था और उसने कुमारी को अपने पीछे छिपा लिया। फिर उसने कुमारी की आंखों में देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा इन्हें। तुम हो कौन? बॉयफ्रेंड हो इसके? फिरोज ने कहा। फिर उसने कुमारी की आंखों में देखा जो लकी के पीछे छिपी हुई थी और बोली, चारकोल ब्लैक, तुझे मिला भी कौन? अपनी जैसा फटीचर। ये तो तेरे से भी गया गुजरा लग रहा है। भिखारी कहां से ढूंढ कर लाई तू? जब फिरोज ने लकी को मिट्टी में सना हुआ देखा तो उसके मुंह से उसके लिए यही बात निकली, तुम दोनों ना गलती से शादी करने की सोच भी मत लेना, क्योंकि जिस तरह से तुम दोनों के बच्चे होंगे ना, शक्ल देखकर ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। बेकार में तुम्हारे सिर पर लोगों के खून का इल्जाम लगना शुरू हो जाएगा। उस लड़की ने कहा। अब उसके पेट का दर्द थोड़ा कम हो गया था और अब वो ठीक महसूस कर रही थी। देख, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। हम कोई एक दूसरे से प्यार व्यार नहीं करते हैं। और ये क्या कह रही है कुमारी? कौन है ये? लकी ने कहा। इस वक्त उसे सिर्फ राधिका की चिंता हो रही थी। वो यहाँ राधिका को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन ये ना जाने कैसे कैसे कामों में उलझ कर रह जा रहा था। वो बस यहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहता था। अरे ओ चारकोल ब्लैक, अगर तुझे ये आदमी नहीं मिला तू जिंदगी भर कुंवारी की कुंवारी मरेगी रे। उस लड़की ने कहा और जोर जोर से हंसने लगी। ये बात सुनकर लकी को और गुस्सा आ गया और वो पीछे से कुमारी को देख रहा था। लकी जानता था कि उस लड़की ने कुमारी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की थी उसकी वजह से कुमारी को गुस्सा आना लाजमी था। इसके बाद लकी ने उस आदमी को घूरते हुए देखा और बोला, इस लड़की ने हमारे सैंडविच में साबुन मिला दिया, इसकी वजह से हम लोग ना आज मर जाते, समझा? अब तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना इसके चक्कर में ना तू भी मेरे हाथों से बहुत पिटेगा। फिरोज ने उसे आगाह करते हुए कहा। जैसे ही लकी ने फिरोज की बात सुनी तो उसने कुमारी का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। उसने उसकी जान बचाई थी, उसे काम दिलवाया था, खाना दिया था। अब ऐसे में लकी उसे छोड़कर जाने वाला नहीं था। देखो बड़े भाई, इससे कोई गलती हो गई है, लेकिन ये ऐसी लड़की नहीं है। कभी कभी हो जाता है ऐसा। इससे जो किया ना उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसके बदले में मैं आपको 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मामला जाने दो। लकी ने कहा। वो समझ गया था कि कुमारी अपनी तरफ से इस तरह की हरकत नहीं कर सकती थी। किसी ने उसे भड़काया था, शायद इसलिए उसने इस तरह की हरकत की हो। लेकिन वो साथ में ये भी जानता था कि कुमारी ने गलती तो की थी और उसकी गलती की वजह से उन लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए बात को तूल देने से कोई मतलब नहीं था और लकी को इस बात का हल यही नजर आ रहा था कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। साले भिखारी, मैं अंसारी परिवार का लड़का हूँ। तुझे क्या लगता है तू मुझे 500 रुपए देकर भीख देगा और मैं जाने के लिए राजी हो जाऊंगा?
जब फिरोज ने सुना कि लकी अभी भी कुमारी को बचाने की कोशिश में लगा था तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने बहुत ही बदतमीजी से कहा, सुन, मैं एक जिम कोच हूं, मैं टाइकोंडो करता हूं, बच्चों को लड़ना सिखाता हूं। अभी एक हाथ तेरे मुंह पर धर दूंगा ना, नीचे गिर जाएगा साले। चुपचाप रास्ते से हट, वरना इसके चक्कर में ना तू खुद मारा जाएगा। हाँ देख, हमारी तुझसे ना कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए तू हमारे रास्ते से ना चुपचाप हट जा। पूरा जयपुर ना मेरे बॉयफ्रेंड को जानता है और इससे पंगा लेना मजाक की बात नहीं है। उस लड़की को भी लकी थोड़ा सा भला आदमी नजर आ रहा था, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, 3। तो उस लड़के ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। लकी उसके सामने खड़ा था और शांति से उसकी आंखों में देख रहा था। 1, हट जा साले, नहीं तो अब तू भी बचेगा नहीं, फिरोज ने गुर्राते हुए कहा। फिर अपना हाथ उठाया और लकी के ऊपर एक मुक्का जड़ दिया। लकी ने जैसे ही उस मुक्के को अपने दिशा में आते हुए देखा तो उसने अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट गया, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे पीछे से खींच रहा था। लकी की आंखें भी फिरोज के शरीर पर टिकी हुई थी, लेकिन इतने में किसी ने उसे पीछे से खींच लिया और वो अलग हो गया। अचानक से फिरोज की आवाज आई। कुमारी ने लकी को पीछे खींच लिया था। इधर फिरोज लकी को मुक्का मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अलग हुआ उसका निशाना चूक गया और इतने में कुमारी ने उसके पेट में एक जोरदार लात मार दी। वो लात इतनी तेज थी कि फिरोज अपना पेट पकड़कर खड़ा रह गया था। भागो कुमारी! लकी को सही मौका मिल गया और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ भागने लगा, लेकिन कुमारी सोच रही थी कि लकी एक बेकार का स्टूडेंट है और इसमें ज्यादा दम नहीं है। अगर वो फिरोज के मुंह पर एक मुक्का भी जड़ देता ना तो वो महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहने वाला था। इसलिए उसने लकी से अपना हाथ छुड़वाया और फिरोज के पेट में एक और लात मारी। तुम्हें क्या हमारी गाड़ी नहीं चाहिए? भागने की बात कर रहे हो? कुमारी ने लकी से कहा। वो कुमारी को लेकर तो भाग सकता था, लेकिन ट्रक के बारे में तो वो भूल ही गया था। अगर वो लोग इस तरह ट्रक को छोड़ जाते तो फिरोज उनकी ट्रक को तो नहीं छोड़ने वाला था, और अगर उसका ट्रक खत्म हो जाता तो फिर कुमारी अपनी जिंदगी में क्या करती? नहीं, ट्रक को छोड़ो, अभी भागो! लकी ने कुमारी का हाथ थामते हुए कहा। सालों, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। पूरे जयपुर में कहीं भी चले जाओ, जमीन से खोद कर निकालूंगा और बुरी तरह मारूंगा, फिरोज ने उन्हें धमकी देते हुए कहा। उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा था। अरे देख क्या रहे हो, जाओ पकड़ो ना दोनों को! अचानक से उस लड़की ने फिरोज से कहा, लेकिन जब उसने देखा कि फिरोज खुद आगे जाने की हालत में नहीं था तो वो खुद उनकी दिशा में भागी और फिर लकी और कुमारी का हाथ पकड़ लिया। अभी बताता हूं इनको, समझ क्या रखा है? फिरोज ने इधर अपनी कमर सीधी कर ली और फिर उनकी तरफ भागने लगा। तूने मुझे लात मारी ना, मैं तुझे लात मारूंगा, ऐसी लात मारूंगा कि तुझे बच्चे नहीं हो पाएंगे, फिरोज ने कुमारी को उसके कंधों से पकड़ते हुए कहा और फिर अपना घुटना उसके हवा में उछाल दिया। वो आदमी काफी सीखा हुआ था और सच में उसकी सिर्फ एक लात की वजह से कुमारी बांझ हो सकती थी। उसने कुमारी के दोनों कंधों को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच लिया और कुमारी को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके कंधे में 1000 चींटियां काट रही हो। इतने में उसने देखा कि फिरोज ने अपना घुटना हवा में उठा दिया और वो बस लात उसे मारने ही वाला था। कुमारी को जब महसूस हुआ कि अब उसके पास में बचने का और कोई चारा नहीं था तो उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। इधर फिरोज भी जैसे ही उसके पेट में लात मारने वाला था, इतने में उसे एहसास हुआ कि उसके दाएं तरफ से कोई आकर खड़ा हो गया। उसने घूमकर देखा तो पाया कि एक लात उसकी दिशा में बढ़ी आ रही थी और वो उसे जोर से पड़ी। फिरोज अपने आप को उस लात से बचा नहीं पाया और सीधा नीचे गिर गया। कुमारी ने अपनी आंखें खोली तो देखा लकी ने फिरोज को लात मारकर नीचे गिरा दिया। फिर उसने कुमारी को उठाया और अपनी तरफ खींच लिया। वो गुस्साई नजरों से जमीन पर पड़े फिरोज की तरफ देख रहा था। हरामखोर, लात मारी तूने मुझे, अब मैं चुड़ैल के बाद तो तुझसे निपटूंगा। पहले तो मैं तेरा खेल खत्म करूंगा, बाद में इसका। फिरोज ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी इतनी मार नहीं खाई थी। उसका गुस्सा परवान चढ़ चुका था। अब वो किसी भी सूरत में लकी को जान से मार देना चाहता था। वो धधकती हुई नजरों से लकी की तरफ देखे जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो लकी को जान से मार देता या फिर लकी उससे पहले ही उससे बचने का कोई रास्ता निकाल लेता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुमारी को पीटने के लिए फिरोज आगे आ चुका था। वो जैसे ही उसे पीटने वाला था,
इतने में लकी उसे बचाने के लिए बीच में आकर खड़ा हो गया। वो जानता था कि फिरोज से लड़ने की इस वक्त उसमें ताकत नहीं थी। वो पैसे देकर उसे मनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन फिरोज को उसके पैसे की जरूरत नहीं थी। और उसके साथ जो हुआ वो लकी और कुमारी से उसका बदला लेना चाहता था। जैसे ही उसने कुमारी के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उससे पहले ही लकी ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद फिर से फिरोज उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगा। तो इतने में लकी ने कहा, रुक जाओ, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे तुमसे बात करनी है। लकी फिरोज की आंखों में देखे जा रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि वो लोग जितना ज्यादा लड़ते, उनकी सिचुएशन उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती। इसलिए लकी को बेहतर रास्ता यही नजर आ रहा था कि वो बात करे। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें जो कहना है उसे मेरे घुटने में गिरकर और जूते चाट कर कहो। इधर फिरोज ने कहा और कहते ही वो फिर से लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस बार वो उसके ऊपर लातें चलाने वाला था। वो लकी को जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी धाराशाही कर देना चाहता था। पलक झपकते ही उसकी पहली लात लकी के गाल के पास पहुंच गई और उसके बारे में सोचते ही वो मन ही मन हंस रहा था। उस लात को खाने के बाद लकी का चेहरा सूज जाने वाला था और दूसरी लात में तो उसके 2-4 दांत भी गिर जाने वाले थे। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि अचानक से उसकी छाती में किसी ने बहुत जोर से लात मार दी। उसे काफी दर्द सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांसें फूल रही थी और उसे अपने सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। इससे पहले कि वो लकी के गाल को छू पाता, वो पीछे की तरफ चला गया और उसने उसकी छाती पर एक जोर का घूंसा मार दिया। भले ही उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो लकी और कुमारी के सामने हारा हुआ दिखाई नहीं देना चाहता था। इसलिए वो फिर से लकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इस कोशिश में वो सिर्फ अपने दांत चबा कर रह गया। इधर इससे पहले कि फिरोज लकी के ऊपर हमला कर पाता, खुद लकी ने उसकी छाती में अपनी कोहनी गढ़ा दी। उसे वैसे तो इस तरह से लड़ाई करना पसंद नहीं था, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं था कि वो लड़ नहीं सकता था। पिछली बार जब उसने हिमांशी को बचाया तो उसने अकेले भी काफी लोगों को मारा था और इतनी आसानी से फिरोज नाम की ये चिड़िया उसे हरा नहीं सकती थी। अब जाकर फिरोज को एहसास हो रहा था कि वो लकी को पीटना जितना आसान समझ रहा था, असल में वो उतना आसान नहीं था। शायद वो उससे भी भारी दुश्मन था जिससे वो काफी हल्के में ले रहा था। अब फिरोज को भी दिल ही दिल में लकी से थोड़ा डर लगना शुरू हो गया, लेकिन वो बिना हमला किए कैसे रह सकता था। अगर वो वहां से ऐसे ही चला जाता तो वो अपने साथ आई उस लड़की को क्या मुंह दिखाता। देख, अगर तू मुझे 1000 रुपए दे देगा ना तो मैं छोड़ दूंगा तुझे। फिरोज को अब अपने जान बचाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, लेकिन जब उसने लकी को यह ऑफर दिया तो लकी ने अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया और अचानक से फिरोज को एहसास हुआ कि उसके बालों पर एक जोरदार तमाचा पड़ा था, जिसकी वजह से उसके सिर के सारे बाल हवा में उड़ गए। फिर जब फिरोज ने अपने सिर में हाथ फेरा तो उसके हाथ में एक ब्लेड का टुकड़ा आ गया। उस टुकड़े को देखकर फिरोज की हालत खराब हो गई। अगर तुम यहां से नहीं गए ना तो ये ब्लेड का टुकड़ा ना तुम्हारी आंखों में मार दूंगा मैं, लकी ने कहा और अपनी जेब से एक दूसरा ब्लेड का टुकड़ा निकाल लिया। फिरोज की हालत अब खराब हो गई और वो लकी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। अब उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लकी को कुछ कर पाए। अब वहां से निकल जाने में ही वो अपनी भलाई समझ रहा था। उसने लकी की तरफ देखा और बोला, ठीक है मैं जा रहा हूं मैं। फिरोज ने अपनी साथ आई लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। अरे क्या बात है, तुम इस जैसे आदमी से इतना डर कैसे सकते हो? उस बदसूरत सी लड़की ने मुझे मारा और तुम हो कि उस चीज का बदला लिए यहां से जा रहे हो। ऐसे क्यों जा रहे हो? जाओ और दोनों को सबक सिखाओ। जब तक तुम दोनों की हालत खराब नहीं कर दोगे ना, मैं हिलने वाली नहीं हूं यहां से, उस लड़की ने कहा। दरअसल उसने लकी को ब्लेड का टुकड़ा चलाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का यहां से जाने की बात क्यों कर रहा था। उसके लिए तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो कुमारी की लात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही करना चाहती थी। ठीक इसी वक्त अचानक से एक बार और शाय की आवाज आई और उस लड़की ने अपने चश्मे से एक और ब्लेड के टुकड़े को निकाल लिया। उसके चश्मे की एक तरफ की डंडी नीचे गिर गई और ब्लेड का टुकड़ा उसमें फंस गया।
अब उस लड़की की हालत भी खराब हो गई और वो बुरी तरह से घबरा गई। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था और इससे पहले कि फिरोज उसे अपने साथ खींच कर लेकर जाता, खुद उस लड़की ने ही फिरोज का हाथ पकड़ा और बोला, फिरोज यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, चलो यहाँ से, चलो जल्दी। जैसे ही फिरोज और वो लड़की वहां से गायब हुए तो लकी पीछे की तरफ घूमा और उसने कुमारी की तरफ देखते हुए उससे पूछा कि उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन इसके जवाब में कुमारी सिर्फ उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराई जा रही थी। लकी उसकी इस तरह की मुस्कान देखकर शर्मा गया। उसने उसकी आंखों में देखा और पूछा, अरे क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, मुझसे क्या चाहती हो बताओ। मुझे मालूम नहीं था कि तुम लड़ाई में इतने परफेक्ट आदमी हो यार, तुमने तो मुझे इन सब के सामने पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं जितना डरी हुई थी उतना तो नहीं डरती कम से कम, कुमारी ने कहा। वो अपनी तरफ से लकी को धन्यवाद दे रही थी। अरे तुमने मुझसे कभी इस बारे में पूछा ही नहीं, तो मैं खुद कहां से बताता। हाँ, लकी ने कहा। जिस तरह से वो बात कर रही थी उससे लकी समझ गया कि उसे चोट तो नहीं लगी थी। उसका दिल बहुत खुश था और कुमारी का सवाल सुनते ही उसे हंसी आ गई। अच्छा, तो तुम अब इस बात का इल्जाम भी मेरे सर पर डालोगे कि मैंने नहीं पूछा। तो अब चलो वो सारी बातें तुम खुद ही बता दो जो मैंने तुमसे नहीं पूछी, ताकि अगली बार ना मैं कोई पंगा लूं तो कम से कम मुझे मालूम तो रहे कि उसमें मेरी मदद कहां तक कर सकते हो और कहां तक नहीं कर सकते। कुमारी ने खुरदुरे लहजे में पूछा। अरे बाप रे, तुम तो बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछ रही हो यार। ये सब तो ऐसी बातें हैं जो मैं किसी को बताता नहीं हूं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूं यार, लकी ने कहा। अच्छा, मैं क्या कुछ ज्यादा पूछ रही हूँ या क्या बात है, तुम मुझे बताना नहीं चाहते? ठीक है, मत बताओ, मैं भी तुम्हारी सैलरी काट लूंगी और पहले तो मैं आज के 200 रुपए काटूंगी। अब बोलो, बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? कुमारी ने अपने ही अंदाज में लकी को डराते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है बताता हूँ, और बहुत सारी बातें तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, लकी ने कहा। अब इसके अलावा उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो देख पा रहा था कि कुमारी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी प्यारी थी और कोई भी उसके बारे में इस तरह से मुंह उठाकर कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन उसे यह भी डर लग रहा था कि इसे ऐसा कौन सा आदमी मिलने वाला था जो कि अपनी बेइज्जती करवाकर इसे खुश रख पाएगा। हाँ, पैसा का नाम आते ही दिमाग खुल गया ना। पैसा तो आदमी को नंगा तक करवा सकता है। चलो अब पहले ट्रक पर चलते हैं। अगर मुझे पैसे कमाने में कुछ और देर हुई ना तो मैं सारा नुकसान ना तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी, कुमारी ने कहा। लकी ने भी अपना सिर हिला दिया। दोनों फिर अपना काम शुरू कर रहे थे और कुमारी ने पैसे बनाने चालू कर दिए। लगभग 3 दिन बाद लकी और कुमारी अपने ट्रक को नाहरगढ़ के पास लेकर आ गए। वहां पर इन दिनों काफी प्रोग्राम चल रहे थे और इसलिए वहां पर टूरिस्ट लोगों की काफी भीड़ रहती थी। कुमारी के हिसाब से ये पैसा कमाने का अच्छा मौका था। उसने और उसके जैसे बाकी ढेर सारे खाना बनाने वालों ने अपनी दुकान लगाने का लाइसेंस ले लिया था। वो लोग उन जगहों पर अपने ट्रक लेकर आए थे और एक चौराहे पर आकर रुक गए जहां पर सारे सैलानी आकर रुका करते थे। कुमारी का दिमाग उसे बिल्कुल सही दिशा में लेकर गया। उसने 8 बजे अपना काम शुरू किया और तब से उसके यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए और लगभग 10 बजे के आसपास तो उसके ट्रक के आसपास भारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। अब जब लकी और कुमारी अपने अपने काम में लगे थे तो इधर थोड़ी दूरी पर एक मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 लोग नीचे उतरे। उन्होंने टी-शर्ट पहने थे। फिरोज, जिसे अभी थोड़ी दिन पहले ही लकी ने सबक सिखाया था, उन दोनों में से एक लड़का वो खुद था और वो ही सबसे पहले नीचे उतरा। फिरोज ने दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आ गया। इसके अलावा उसमें 2 और लड़कियां निकल कर आईं। उनमें से एक का नाम शिरीन था। ये वही लड़की थी जो लकी की बिल्डिंग में घर लेने के लिए आई थी और जिसे रोहित ने परेशान करने की कोशिश की थी। आज शिरीन ने खाकी रंग का 1 पीस सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर गुलाबी रंग के सैंडल्स थे। आज वो काफी सुंदर लग रही थी। जो दूसरी लड़की उसके साथ उतरी थी वो देखने में उससे 2 से 3 साल बड़ी थी। उसने हरी रंग की ड्रेस पहनी थी और उसके पैरों में सफेद रंग के जूते थे। उसके बाल कंधे तक आते थे। वो देखने में तो शिरीन से ज्यादा स्टाइलिश लग रही थी, लेकिन फिर भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी शिरीन थी। दीदी, ये नाहरगढ़ है। यहाँ से पहाड़ ना काफी सुंदर नजर आता है। जब मैं छोटी थी ना तो पापा मुझे यहाँ अक्सर घुमाने के लिए लेकर आते थे। आज यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस होने वाली है। चलो आओ चल कर देखते हैं। शिरीन ने अपने साथ उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोली, हाँ चलो। उस हरे कपड़े वाली लड़की ने
हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने बताया कि फिरोज उसके लिए पहले ही टिकट ले चुका था और वो अंदर दाखिल हो गए। देख रही हो दीदी, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ से सारा शहर नजर आता है। शिरीन ने दूर तक पसरे उस शहर को देखते हुए कहा। अरे वाह, यहाँ पर खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, कोई शायद पकौड़े तल रहा है, शिरीन ने कहा और फिर उधर उधर देखने लगी। फिर उसकी नजर एक जगह पर टिक गई जहां पर ढेर सारे टूरिस्ट एक ट्रक के पास खड़े थे और उस ट्रक पर खड़े दो लोग उनसे ऑर्डर पूछ रहे थे। उसमें से एक पकौड़ा तल रहा था और दूसरा सर्व कर रहा था। वो दोनों काफी दूर पर खड़े थे। उसके अलावा वहां पर ढेर सारे लोग भी थे, इसलिए वो ठीक से उन दोनों का चेहरा नहीं देख पा रही थी। अरे वाह, वहां पर तो पहले से बहुत भीड़ है, चलो मैं अभी लेकर आती हूँ कुछ, शिरीन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा और फिर अपनी बहन के हाथों में हाथ डालते हुए बोली, दीदी चलो आगे देखते हैं। और वो दोनों लड़कियां उस दिशा में आगे बढ़ने लगी। इधर लकी वहां पर खड़े हुए कस्टमर्स को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा था और अपने आसपास खड़े लोगों को देखे जा रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर किसी से टकराई और उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हो रहा था, अब आगे क्या होने वाला था। क्या होता जब शिरीन और लकी इस हाल में एक दूसरे से टकरा जाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।